मिड कैप इंडेक्स में आपको दिखाई देगी। और एक बार स्मॉल कैप भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन भी आपकी स्क्रीन पर काफ़ी शानदार, ऑलमोस्ट 6:1। जी हाँ, हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 6 बढ़ने वाले शेयर। अब आप अगर उसको एक गिरने वाले में है तो आपका बैड लग है, वरना स्मॉल कैप में भी 0.3% की बहुत ही शानदार रैली। तो अच्छा दिन मार्केट के लिए। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल अच्छा दिन मार्केट के लिए। जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, निफ्टी डी हाई के आसपास, बैंक निफ्टी में तेजी, क्या लग रहा है सर ये तेजी कितनी टिकाऊ है? कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? टेक्सचर कैसा है? लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, लेवल्स के हिसाब से श्रेया, जो आज सुबह भी हमने बात की थी कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मार्केट की है 23,150 से 23,200। अब हम आ गए हैं वहाँ पर, और थोड़ा टाइम लगा आने में, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो फाइनली अब हम उस रेजिस्टेंस जोन में आ चुके हैं। अब हम इसको पार करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर हमने इसको पार किया, अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर इसको पार किया हमने और 23,200 तक हम नहीं रुके तो 23,400 का भी रास्ता खुलेगा। बस उसमें एक दिक्कत है। अब ये दिक्कत भी हो सकती है मार्केट के लिए, या हो सकता है ट्रिगर भी हो मार्केट के लिए, ये हमें कल पता चलेगा। फेड का डिसीजन आना आज रात को, तो उस फेड के डिसीजन से पहले कोई भी नेकेड पोजीशन कैरी करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि फेड क्या करेगा पावल साहब भी शायद नहीं जानते होंगे। वो आज ही पता चलेगा उन्हें भी, क्योंकि वो कमेटी डिसाइड करती है वो सब कुछ। बाकी निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक एक बहुत बड़े कंजेशन जोन में है। 49,200 टू 49,500 ये एक कंजेशन जोन है श्रेया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड करना चाहेगा। आज भी देखिए आप, आज का हाई 49,165 था। हालांकि सुबह मार्केट ने आपको एक बहुत शानदार ट्रेड दी थी, जब सुबह एक बार के लिए वो ऊपर से नीचे आया, फिर जैसे ही उसने डे हाई निकाला वहाँ से एक अच्छा मूव मिला था आपको। लेकिन अगेन फेड के डिसीजन से पहले थोड़ा सा मार्केट में हो सकता है कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ जाए शायद। हाँ, तो सर वॉलेटिलिटी बढ़ने की बात की है आपने फेड के फैसले से, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी मैं, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? क्या कोई पोजीशन कैरी करके रखें फिलहाल? हाँ, नहीं, ये सवाल अच्छा है, क्योंकि फेड का डिसीजन आ जाएगा और हम कल उस पर रिएक्ट करेंगे। अच्छा, क्या होता है ना, फेड का डिसीजन आता है, उस समय गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट करता है, लेकिन भारत में काफ़ी लेट होता है एक तो, और एक गिफ्ट निफ्टी भारतीयों के लिए अवेलेबल भी नहीं है, तो इसके लिए आप ट्रेड तो कुछ ले नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से यूएस मार्केट में आज रात को काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन फेड क्या करने वाला है। फेड ने एक व्यू ये लेकर चला था कि शायद 2 ही रेट कट होंगे इस साल, उसमें से अगर एक आज ही आ जाए या कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर फेड की कमेंट्री हॉकिश रही तो यूएस मार्केट गिर भी सकता है, और अगर फेड ने थोड़ा सा एक लीनियंट व्यू लिया कि नहीं 2 नहीं हम 3 कर देंगे शायद, अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो बाजार में एक बहुत बड़ी रैली पॉसिबल है। मेरा ये मानना है कि आप ना आज अपनी सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाएं। हमने कल से एक निफ्टी पे लॉन्ग की अप्रोच रखी हुई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कल से, और वहाँ से लेके अब तक आपको अच्छा प्रॉफिट बन चुका होगा, उसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जाएं। कल सुबह फ्रेश स्ट्रैटेजी लें, या तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप कल से लॉन्ग हैं तो अपने पोजीशंस में थोड़ा सा एक हेज लगा दें। हेज मतलब एक 150-200 पॉइंट नीचे का पुट ले लें। मान लीजिए पुट वैसे काफ़ी महंगे हैं इस समय, लेकिन अगर आप अपने आप को एक बहुत बड़े ब्लैक स्वान इवेंट से बचाना चाहते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, तो वो आप एक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर गैप अप होगा तो बड़ा गैप अप होगा, ये 30-40 पॉइंट का नहीं होगा, लेकिन उसके सामने उलट अगर गैप डाउन बड़ा हुआ तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है मार्केट में कि गैप जिस मर्जी तरफ हो उसके बाद भी मार्केट आपको अच्छी ट्रेड दे। तो इसके लिए मैं हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि भले ही वो शुरू के 150-200 पॉइंट मिस हो जाएं, लेकिन बड़ा ट्रेंड मिलना चाहिए। तो ये मेरा एक व्यू रहेगा एज फार एज फेड का डिसीजन। जी, फेड के कमेंट्री पे तो नज़र रहेगी, लेकिन सर आज के सत्र में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है मिड कैप और स्मॉल कैप में, आप देखिए कल भी रिकवर होके ही क्लोज हुआ था, लेकिन आज स्पेशली जिस तरीके से तेज़ी मिड कैप में देखने को मिल रही है, 2% के करीब इंडेक्स तेज, साथ ही स्मॉल कैप पे नज़र डालें तो 2.25% की तेज़ी यहाँ पे। क्या करना चाहिए सर? अब क्या अप्रोच यहाँ से चेंज हो सकती है? देखिए, अप्रोच की जहाँ तक बात है ना श्रेया, मिड और स्मॉल कैप में ना एक वन साइडेड व्यू मत बनाइए कि मैं या तो सिर्फ सारे मिड कैप स्मॉल कैप बेचूंगा या सारे मिड कैप स्मॉल कैप खरीदूंगा। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा आपको। अच्छा, आज एक अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन आज फॉर एग्जांपल आप केपीआईटी का शेयर देखिए, आज 8% ऊपर है ये केपीआईटी का शेयर। अब केपीआईटी ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे ये 8% भाग गया? जो उन्होंने मार्जिन गाइडेंस दी थी उसको ½ % बढ़ाया उन्होंने, सिर्फ उतना ही काफ़ी था मार्केट के लिए। स्टॉक में एक बार के लिए 10% का अपर सर्किट लग गया। टीवीएस मोटर के नंबर कल ही आ गए थे, है ना, कल पूरा दिन मार्केट को मिला था रिएक्ट करने का, लेकिन वो कॉन कॉल इतनी पॉजिटिव थी, उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया, आज स्टॉक 7% भाग गया।
पिछले हफ्ते तक मार्केट ऐसे नंबर्स पर भी ऊपर नहीं भाग रहा था। आज बजाज ऑटो फॉर एग्जांपल, हालांकि बजाज ऑटो की जो भी कमेंट्री होती है मैं उसको रत्ती भर बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि फ्रैंकली वो एनालिस्ट से ज़्यादा वो खुद होते हैं अपने स्टॉक पर बुलिश। लेकिन बजाज ऑटो आज 3-3.25% ऊपर है। तो यही अगर नंबर्स पिछले हफ्ते आए होते तो स्टॉक शायद इतना नहीं चलता। तो उस हिसाब से एक अच्छी चीज़ मार्केट के लिए ये है कि थोड़े से अच्छे नंबर्स पर हम अच्छा रिएक्ट भी कर रहे हैं। खराब नंबर पे पिटाई भी हो रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी है जैसे, फॉर एग्जांपल जेएसडब्ल्यू एनर्जी 8% गिर गया आज, देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ले लेंगे वो चलेगा। बॉश देखिए आप, दूसरी तरफ बॉश हालांकि मिड कैप नहीं है, लेकिन बॉश 6% गिर गया। तो अगर खराब नंबर आएंगे, अगर उस हिसाब से सेंटिमेंट रहेगा तो स्टॉक्स पिटेंगे भी मिड और स्मॉल कैप। मैंने जो एक व्यू आई थिंक इस करेक्शन की शुरुआत से लिया था, मैं उस पर अभी भी अड़िग हूँ। यहाँ से भी कई स्टॉक ऐसे हैं जो अपने 2024 के हाई पे कभी नहीं पहुँचेंगे। फॉरगेट अबाउट उन हाईस पर, उनके 50% भी रिक्लेम नहीं करेंगे कई स्टॉक्स लेकिन फ्रेश हाई बनाएंगे और यहाँ से भी मल्टी बैगर बनेंगे। अब ये ऑब्वियसली डिसीजन आपको लेना है कि वो कौन से स्टॉक्स होंगे। थोड़ा सा टफ काम है वो। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का हमारा कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल सर, जिस तरीके से तेज़ी आज देखने को मिल रही है बाजार में, शुरुआत करते हैं तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। अभी आपके स्क्रीन पर फिलहाल देखने को मिलेगा, देखिए कल भी श्रीराम फाइनेंस तेज़ था और आज भी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। 3.5% तेज़ होकर कामकाज कर रहा है। आप बजाज ऑटो में अच्छी खरीदारी रिजल्ट के बाद देखिए 3.5% तक तेज़ हो गया। विप्रो में उछाल देखने को मिला है 3.5%। इनफैक्ट BEL भी 3.25% से ज़्यादा उछलकर कारोबार करता हुआ। कुछ और स्टॉक्स पर नजर जाते हैं। KPIT टेक, यहाँ पे देखिए 9% की तेज़ी ऑलमोस्ट। CG पावर में अच्छी खरीदारी 8% के करीब। TVS मोटर में भी आज तेज़ी देखने को मिल रही है 7.5%। और इंडियन बैंक में देखिए उछाल देखने को मिल रहा है 5.25% से ज़्यादा। लेकिन इस चढ़ते हुए बाजार में कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर डेंट पड़ता दिखा है। एशियन पेंट्स देखिए 1.25% के करीब लुढ़क गया। ब्रिटानिया में मुनाफा वसूली करीब 1% के करीब। ITC और टाटा कंज्यूमर से भी यहाँ पे नहीं होता दिख रहा है, आधा फीसदी के करीब गिरते हुए। और इनफैक्ट पूरा FMCG सेक्टर ही आज थोड़ा दबाव में दिखेगा आपको। JSW एनर्जी देखिए रिजल्ट के बाद टूटा 8% के करीब। बॉश भी लुढ़का 5.6% से ज़्यादा। बर्जर पेंट्स में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है 2.5% के करीब। और इंडस टावर में भी यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अब चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और हम क्रम समझाते हैं आपको हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह जुड़े हुए हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबसर से, मानस जायसवाल, राजेश सातपुतेरी, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी। 2:15 पर कंचन बताएंगे TVS मोटर्स क्यों बना हीरो ऑफ द डे, और यतिन बताएंगे KPIT टेक क्यों बना हीरो ऑफ द डे। साथ ही 2:20 पर DLF के नतीजों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार त्यागी जी। 2:30 पर मंगलम बताएंगे टाटा कंज्यूमर और डाबर के नतीजों का अनुमान कैसा रह सकता है। विवेक बताएंगे LNT के नतीजों का अनुमान। साथ ही कंचन बताएंगे आपको अडानी पोर्ट के नतीजों का अनुमान क्या रहेगा। और दीपाली से जानेंगे BEL के नतीजों का अनुमान। 2:50 पर सुदर्शन बताएंगे ऑटो इंडस्ट्री के बजट से क्या उम्मीदें हैं। साथ ही 2:55 पर और बाजार पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवील कुलकर्णी जी जुड़ेंगे। 3:15 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर रहेगा फोकस। 3:10 पर अनुज सर से लेंगे स्ट्रैटेजी कल के लिए। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है और आज की ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? लॉन्ग साइड, सिंपल। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का वही है जो सुबह पता नहीं किसने जिक्र किया था, वो है श्रीराम फाइनेंस 549। लेकिन हुआ था जिक्र, लगता है मुझे स्टॉक होगा 540 का जोन। टारगेट 560 और 570 ये एक जोन है। ये शायद स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है कल के लिए। तो 570 का लक्ष्य होगा श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस ये कल हमने डिस्कस किया था गाबा सर, कल का बिग स्टॉक था ये। श्रीराम फाइनेंस और चोला दोनों की बात हुई थी। कल भी खैर निफ्टी के टॉप गेनर्स में था। आज भी यहाँ पर अच्छे गेन्स हैं। वो जो RBI कम हुआ था उसका इम्पैक्ट था। श्रेया जी, श्रीराम फाइनेंस 570 की टारगेट के साथ बाइक की कॉल है फिलहाल गाबा सर की तरफ से। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए HDFC लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर देखें तो हायर लो बना था कल और आज स्टॉक ने 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो HDFC लाइफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेज आपको 619 के लगाने हैं। 619 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे।
650 जहां पर 200 मूविंग एवरेज है वही आपके टारगेट रहेंगे। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। फरवरी मंथ का 630 वाला कॉल ऑप्शन जो 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 17 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चल सकते हैं और इस ऑप्शन में 32 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, HDFC लाइफ ये हो गई मानस के पिक। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर मेरी है बजाज ऑटो पे। हालांकि यहाँ पे एक अच्छा मूव हो चुका है, लेकिन जो मूव मिला उसके बाद ये जो कूल ऑफ हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। 8,648 के आसपास ये चल रहा है, तो 8,600 के ऊपर का बाय बन रहा है, जहाँ पे सपोर्ट है इंट्राडे स्विंग के हिसाब से। तो हमें बजाज ऑटो 8,600 के ऊपर बायस पॉजिटिव रखे, बाय करे। स्टॉप लॉस एटलीस्ट 50 पॉइंट का होगा, तो 85 8,550 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और इसका जो स्विंग का टारगेट है वो चार्ट पे दिख रहा है, कम से कम मुझे लगता है ये 9,000 तक जाएगा। तो कम से कम 400-500 पॉइंट का स्विंग अभी भी ड्यू है, तो बजाज ऑटो इज बाय। ठीक है, 8,550 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप बजाज ऑटो बाई कर सकते हैं। आप विकास जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून शेयर। देखो, ओवरऑल मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें यूपीएल मुझे स्ट्रांग लग रहा है। जिस हिसाब से यूपीएल लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवेज मोमेंटम करते हुए देखने मिल रहा है। 578 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। नीचे मैं 538 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। डेली चार्ट पे भी यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ये आराम से सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। जो मोमेंटम इंडिकेटर है ये यहाँ पे मिडवे में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो यूपीएल यहाँ पे बाय करना है 578 के टारगेट के लिए, और नीचे में 538 का एक स्टॉप लॉस। ठीक है, 538 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल बाई है फिलहाल। आशीष कयाल जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक? देखिए, मेरी पिक होगी चोला फिन पे, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस पे। यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा जा रहा है ऊपर की ओर। स्टॉक ने एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया, करीबन 1160 1170 के आसपास, वहां से रिवर्स हुआ है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त हुए कल और आज के दिन में। ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, 20 डीएमए के ऊपर भी चला गया स्टॉक। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी बैठ रही है यहाँ पर लॉन्ग जाने के लिए। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में करीबन 1262 का, और टारगेट देख सकते हैं 1395 का। ओके, चोला ये भी कल का बिग स्टॉक था हमारा। कल भी 6-7% ऊपर था, आज भी 5% ऊपर। शानदार मोमेंटम रहा यहाँ भी 2 दिन में। चलिए अब गौरांग को जोड़ते हैं और एक फंडामेंटल आइडिया लेते हैं। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है आपकी पसंद? धन्यवाद अनुज भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। बजट सर पर खड़ा है और हमारी सोच ये कहती है कि अनिवार्य रहेगा कि हम रक्षा क्षेत्र में थोड़ा बहुत और ध्यान दें। और ये जो करेक्शन आया है उसका लाभ उठाते हुए, अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है, तो BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस पर बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्यांक के रूप में अभी तक जो भी नतीजे हमने देखे और जिस प्रकार से ऑर्डर भी इनको मिल रहे हैं, 325 335 के अनुमानित लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। और अगर बजट में रक्षा क्षेत्र को लेकर के सकारात्मक घोषणाएं हुई और BEL के नतीजे अच्छे आए, तो इस लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे। चलिए, तो ये इस समय BEL निफ्टी का स्टॉक है। आज नंबर्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ अपडेट्स आती हुई कैम्स में अपडेट्स आ रही हैं। देखिए आज कैम्स में 3-4 दिन पहले आपको याद होगा बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी। आज जो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं अब तक, तो 85 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 118 करोड़ पर आया, तो पहला नंबर अच्छा लगा मार्केट को। इनकम भी ठीक ठाक बढ़ी है, 269 करोड़ से बढ़कर 348 करोड़ पर आई है। तो इसके लिए यहाँ पर अब ठीक ठाक मूव्स आपको दिखाई देंगे। कैम्स कवरेज है क्या गौरांग जी कैम्स पर? अनुज भाई, कवरेज तो नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं, BSE, कैम्स, फिर इंटरमीडिएटरीज जो भी कंपनियां हैं, CDSL जैसी कंपनियां हैं, हमें लग रहा है कि आपका अनुमान ये है कि शेयर बाजार अच्छा करेगा, तो शेयर मार्केट से ये सब जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा रुझान लेकर के आएगी, जहां तक नतीजों का सवाल है। ओके, चलिए, तो ये इस समय कैम्स नतीजों के बाद अच्छी रैली यहाँ पर बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा। 49,150 पर बैंक निफ्टी, लेकिन उसके सामने निफ्टी फाइनेंस और रख दीजिए ज़रा। क्लियरली जो RBI का मूव था वो बड़ा पॉजिटिव NBFCs के लिए था। बैंकों के लिए भी सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, लेकिन NBFCs के लिए तो स्ट्रेट अवे ये एक प्रॉफिट पर इम्पैक्ट करने वाला एक मूव था। तो इसलिए आप NBFCs में ज़्यादा बड़े मूव देख रहे हैं, इसलिए
निफ्टी फाइनेंस कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा चला है, यहाँ 0.5% यहाँ 1% के मूव्स, और जो स्ट्रॉन्गर NBFCs हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मोमेंटम आए हैं। मन्नापुरम 5% ऊपर है। अब काफ़ी बज़ चल रहा है मन्नापुरम में, वो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से रिलेटेड डील को लेकर। काफ़ी हद तक अब शायद प्राइस में है वो स्टॉक, लेकिन आज शायद वापस बैन में भी जाने की तैयारी हो रही होगी मन्नापुरम में। कुछ देर में जब बैन अपडेट लेंगे तब पता चलेगा। प्लस आज फार्मा में अच्छी रिकवरी है। आप देखिए डीवीज लैब्स 4-4.5% ऊपर है। लॉरस लैब्स करीब 5-5.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नवीन फ्लोरिन में अच्छा मोमेंटम है। जोमेटो में अच्छा बाउंस बैक आया है आज। जोमेटो पर एक व्यू हो जाए मानस, कोई व्यू जोमेटो पर? क्या कुछ साइंस है यहाँ पर बॉटम के? बिल्कुल, आज देखिए कुछ तो साइन चार्ट्स पे दिख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट होने के बाद आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और ध्यान रखिए कि जो कल का लो था वो पहले के लो से ऊपर के लेवल्स थे, तो एक तरह का हायर बॉटम बना है। बट कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 225 के ऊपर अगर निकलेगा, जब 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 250 से 255 तक के भाव भी जोमेटो दिखा सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है, तो 212 का स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन फ्रेश खरीदारी 225 रुपए के ऊपर करनी चाहिए। स्टॉप लॉस तब उस केस में आपको 217 का लगाना है और टारगेट सेट करने हैं करीब 250 रुपए के। ठीक है, जोमेटो आज देखिए इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, होल्ड करने के फिलहाल सलाह मानस जी की तरफ से आते हुए। देखिए मारुति के रिजल्ट आए आज और एबिटा मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। मार्जिनल ही सही, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस तो घटा है। साथ ही एबिटा में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है साल दर साल। रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अनुज सर, क्या पसंद नहीं आया बाजार को मारुति? देखिए रिजल्ट के बाद टूट कर फिलहाल डेलो के आसपास काम करता हुआ, कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक को? श्रेय, नंबर अच्छे हैं, पोजीशनिंग का इम्पैक्ट है। देखिए मार्जिन 11.6 पर आए हैं वर्सेस 11.7, लेकिन ये पता था स्ट्रीट को, स्ट्रीट 11.4 एक्सपेक्ट कर रही थी उस हिसाब से, और एबिटा भी स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे 40-50 करोड़ ऊपर ही आया है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी उससे करीब 50-60 करोड़ ऊपर है। लेकिन आपको याद होगा, एक बार मारुति का थोड़ा लंबा चार्ट रखते हैं। मारुति में जब पिछले बार जो सेल्स नंबर्स आए थे उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी रैली हो गई थी। एक ऐसी समय में जिसमें मार्केट काफ़ी गिरा था, उसमें मारुति ने ऑलरेडी काफ़ी आउट परफॉर्म किया था। इस वजह से ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन नंबर्स की वजह से स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। इनफैक्ट मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल ब्रोकरेजेस, जब आप रिव्यू कर रही होंगे कुछ ब्रोकरेजेस के, तो थोड़े से पॉजिटिव नोट्स ही आए होंगे ब्रोकरेजेस के। बहुत कुछ कमेंट्री पे भी डिपेंड करेगा वैसे मारुति की, लेकिन अगर आप कंपेयर करें से मारुति वर्सेस Hyundai, तो आई थिंक मुझे मारुति के नंबर ज़्यादा अच्छे लगे कंपेयर टू Hyundai। एंड मारुति का तो बेस इफेक्ट भी काफ़ी हाई है, तो मुझे तो मारुति के नंबर्स में कोई कंप्लेन नज़र नहीं आई। बस ये है कि जैसा मैं कह रहा था, पोजीशनिंग थोड़ी सी शायद स्टॉक की ऑलरेडी हो गई थी, ये एक कारण हो सकता है इसमें इस समय। बिल्कुल सर, नंबर्स अच्छे, लेकिन स्ट्रीट ने रिवॉर्ड नहीं किया। राजेश जी, चार्ट देखिए मारुति का, और 1% की गिरावट फिलहाल झेल रहा है स्टॉक। कैसे चार्ट को रीड कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? अब फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए सही है ये लेवल्स, या थोड़ा वेट करें? मुझे लगता है श्रेया जी आज थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि काउंटर अगर आप देखें तो हमने ये व्यू रखा था 11,800 के ऊपर बायस पॉजिटिव और 12,200 12,400 पर टारगेट। मुझे लगता है आज ये वोलेटिलिटी में ये दोनों लेवल्स टेस्ट हुए, लोअर सपोर्ट भी टेस्ट हुआ है और ऊपर जो टारगेट था वो भी टेस्ट हुआ है। आज का दिन कंसोलिडेशन का होना चाहिए। अगर आज 11,800 का लेवल 11,800 के ऊपर ये सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो मुझे लगता है इसकी जो आज की वोलेटिलिटी है उसको हम एलिमिनेट करेंगे और फिर से हम इसको यही देखेंगे कि बायस पॉजिटिव रखेंगे और बाय ऑन डिप करेंगे। तो आज थोड़ा मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। आज स्किप करेंगे। चलिए आज बात करते हैं बाजार के आज दो बड़े हीरोज़ की। जी हाँ, टीवीएस मोटर और केपीआईटी टेक, दोनों में शानदार मोमेंटम है। आज की हीरो ऑफ द डे दोनों स्टॉक्स, और केपीआईटी में तो ये रैली आज स्क्रीन पर प्ले हुई है। टीवीएस के केस में गैप अप हुआ और पूरा दिन हम वहीं पर रहे। कंचन और यतिन हमारे साथ हैं। पहले केपीआईटी को एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये आज इंट्राडे में इसमें इस तरीके के मूव्स आए, और यहाँ पर नंबर्स के बाद जो गाइडेंस बढ़ाई शायद वो मार्केट को पसंद आई। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए ज़रा। गुड आफ्टरनून। और केपीआई टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो येस्टरडे स्टॉक 52 वीक लो पे था, और कहीं ना कहीं स्टॉक अब जो 7-8% की तेज़ी दिखा रहा है, वो अच्छे गाइडेंस और डील विंस के कारण शायद बाजार को यहाँ मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी ने 0.5% से अपना ओवरऑल मार्जिन गाइडेंस FY25 के लिए बढ़ाया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले जो इनका गाइडेंस था 20.5%, वहाँ से बढ़ा के अब 21% के आसपास इन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस कर दिया है। डील विंस की बात करें तो नए यूरोपियन और एशियन क्लाइंट्स इनके हाथ लगे हैं क्वार्टर में,
और टोटल जो डील विंस है क्वार्टर की वो लगभग $250 मिलियन से ज़्यादा की होती हुई नज़र पड़ी है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 220 मिलियन डॉलर्स के आसपास थी। एक नेगेटिव फैक्टर खाली पूरे रिजल्ट्स में ये था कि जो यूरोप और यूएस बिजनेस है वो सिक्वेंशली थोड़ा गिरा है, उसके सामने एशियन मार्केट्स ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कॉम्पनसेट किया है। मैनेजमेंट की अगर आप माने तो आगे जाके डील विंस बेटर है, आगे जाके जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो इंप्रूव होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो शायद मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते और गाइडेंस बढ़ाने के चलते स्टॉक में आप अच्छी खासी तेजी और शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग क्लियरली विजिबल है। आपको याद होगा कि जब पहले आई थिंक टाटा टेक या टाटा एलेक्सी आए थे, दो में से किसी एक के नंबर्स ख़राब आए थे, उसके बाद KPIT काफ़ी गिरा था, क्योंकि ये भी सेम बिजनेस में है, वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाने के बिजनेस में, और स्टॉक काफ़ी महंगा भी है। काफ़ी लोगों को शायद इसलिए भी पसंद नहीं आता था क्योंकि बहुत महंगा था, और स्टॉक 52 वीक लो पे था, तो पोजीशनिंग भी थोड़ी अच्छी थी, प्लस आज मार्केट थोड़ा अच्छा है तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। गुरांग, आपका क्या व्यू होगा KPIT पर? अनुज भाई, स्मॉल टू मिड कैप कैटेगरी में तुलना करते हैं KPIT टेक की, सैंट लिमिटेड, टाटा एलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजीज जिसका आपने नाम लिया, वहां पर भी खरीदारी की राय है, और हमने निरंतर हमारे लक्ष्यांक में ऊपर के तरफ के सुधार किए हैं जहां तक नतीजों का सवाल है। अब नतीजे हाल ही में आए, KPIT टेक के लिए थोड़ा समय लगेगा परिवर्तन करने के लिए, लेकिन अगर खरीदारी है, निवेश है तो बने रहे, अगर नहीं है तो पूरी ताकत इस स्तर पर अगर आपको खरीदना है तो मैं कहूंगा कि पूरी ताकत मत लगाइए, थोड़ा बहुत शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे करके गिरावट पर जोड़ते जाएं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज का दूसरा हीरो ऑफ द डे है TVS मोटर। कंचन से जानते हैं कि ये क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे। कंचन जी, अगर टीवीएस की मोटर्स की बात करें तो कल कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले। जो मार्जिन है स्पेसिफिकली वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा हमें सुधार देखने को मिला है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दी है और जितने भी सेगमेंट के पोर्टफोलियो है वहाँ पे भी एक अच्छी डिमांड देखी गई है। उसके बाद कंपनी की कॉन कॉल हुई है, आइए देखते हैं कि की टेकअवेज वहाँ से क्या निकल के आए हैं। उनका कहना है कि जो एबिटा मार्जिन है कंपनी का वो लगातार हमें यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वहां पे भी एक स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स पे कंपनी का खासा फोकस है। फीडबैक और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कंपनी अब ईवी के अंदर और भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। यही नहीं बल्कि इसके बाद ब्रोकरेज ने भी अपनी रिपोर्ट इस पे जारी की है। सबसे पहले मैक्वारी ने टीवीएस मोटर्स पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो टारगेट है वो 2857 रुपीज पर शेयर कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की कॉल दी है और जो टारगेट है 3130 रुपए का कर दिया है। और साथ ही साथ यूबीएस ने यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, 3100 का जो लक्ष्य है वो कर दिया है। तीनों का ही अगर मैं कंपाइल डेटा आपको बताऊं तो उनको मार्जिन इस टाइम पे काफी ज्यादा सुधरते हुए दिखाई दिए हैं और इनका कहना है कि आगे चल के जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टर 4 में जो PLI बेनिफिट है वो उसे भी कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। मैनेजमेंट का जो आगे को लेके आउटलुक है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नोट पे है और मार्केट शेयर बढ़ने पे भी काफी भरोसा है। यानी कि नंबर्स अच्छे दिखाई दिए हैं और जिस तरीके से कल दीपाली जी ने भी आवाज पोल में ये बताया था तो नंबर उसी के अनुसार आए हैं। तो डेफिनेटली जो टीवीएस की गाड़ी है वो आज चल पड़ी है। बिल्कुल अनुमान के मुताबिक नतीजे, साथ ही स्ट्रीट ने भी इसको रिवॉर्ड किया है हीरो ऑफ द डे। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। गाबत सर, टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए, जिस तरीके से तेजी, हालांकि एक ऊपर चढ़ा फिर उसी लाइन में ये काम काज करता रहा 6.5% की तेजी के साथ। क्या करना चाहिए टीवीएस मोटर में? अगर किसी के पास है तो स्टे लॉन्ग, क्योंकि टीवीएस मोटर का जो चार्ट है उसके हिसाब से कल ब्रेकआउट मिला था, आज एक कंटिन्यूएशन मूव मिला है। अब यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस जोन है 2550 के आसपास, मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम में जो चार्ट देखे उसके हिसाब से लगता है अपमूव बाकी है, शायद करीब 2700 से 2800 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए अगर मार्केट में इंप्रूवमेंट आया तो। उसके लिए सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 2400। फ्रेश बाइंग नहीं बनती, लेकिन किसी के पास है तो कंटिन्यू लॉन्ग। ओके, चलिए, तो अभी लेने का मन नहीं है तो वेट करके लेंगे। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अच्छे मूव्स हैं। आज सुबह सुबह हमने एक ब्रेकआउट पिक किया था IEX का और उस पर ट्रेड भी ली थी, और देखिए क्या शानदार मोमेंटम रहा उसमें उसके बाद से, और 171 पर बात हुई थी, 179 तक गए हम, अभी भी 177 पर होल्ड कर रहा है स्टॉक। राजेश जी, कोई व्यू इस पर, IEX पर? अनुज जी, सुबह आपने मुझे पूछा था कि एग्जैक्टली क्या हो, तभी मैंने यही कहा था कि यहाँ पे एक फर्स्ट टारगेट 180, सेकंड टारगेट 185 और 180 ऑलमोस्ट हो चुका है। तो देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ब्रेकआउट है, ये फॉर्मेशन जो है दैट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, टेक्निकली इट्स अ W फॉर्मेशन।
एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन इसका टारगेट वैसे अगर आप देखें पोजिशनली तो 188 बनता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 185 पहला रेंज आता है। तो अगर किसी ने हमारे कहने पे, आपके कहने पे बोला है, लिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा अनुज जी, वो रहेगा 174 का। 180 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करे, 185 टारगेट। ठीक है, 185 के टारगेट के साथ लॉन्ग करने की फिलहाल यहाँ पे सलाह है। इसके अलावा आज एफएमसीजी सेक्टर पे थोड़ा दबाव, लेकिन नेस्ले एक ऐसा स्टॉक जो डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ। आशीष जी, नेस्ले का चार्ट देखिए, नेस्ले में क्या करना चाहिए फिलहाल? देखिए ओवरऑल जो बाजार की आज की चाल है वहां पे सभी स्टॉक्स आप मैक्सिमम देखेंगे तो डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम अक्रॉस द स्पेस अक्रॉस द बोर्ड बना हुआ है। नेस्ले अगर देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से एक रिवर्सल दिखा रहा है। जो प्रीवियस लो बना था अराउंड 2150 2140 के आसपास, वहां पर आया, वहां से एक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। अभी ब्रेकआउट आया नहीं स्टॉक के अंदर, अभी थोड़ा सा वेट करना होगा मेरे ख्याल से। ऊपर में अगर ये स्टॉक करीबन 2190 का लेवल निकाल देता है तो एक अच्छा खासा रुझान पॉजिटिव देखा जा सकता है। तो नेस्ले बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पे 2190 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट 2300 के देखे जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो डे लो है करीबन 2130 का लगाना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डीएलएफ की बात करते हैं। डीएलएफ ने तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। नए सेल्स बुकिंग के लिहाज से ये सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है। कंपनी का मुनाफा 60% से ज़्यादा बढ़ा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार त्यागी जुड़े हैं। त्यागी जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि इस तिमाही में प्री सेल्स और कलेक्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ इस क्वार्टर में, और अब ओवरऑल आपका क्या व्यू रहेगा? नमस्कार। देखिए Q3 जहां तक सवाल है, Q3 का जैसे आपने देखा होगा जो हमने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, Q3 का प्री सेल्स 12,000 करोड़ रहा है। जो हमने एनुअल गाइडेंस दी 17,000 करोड़ की, हम ऑलरेडी 9 महीने में उसे एक्सीड कर चुके हैं, 19,000 करोड़ पे आ गए हैं। हमारा मंथली क्वार्टरली कलेक्शन 3,000 करोड़ प्लस रहा है। हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था इस क्वार्टर का वो 1,800 करोड़ के ऊपर रहा है। और जो नई सेल्स से जो एम्बेडेड मार्जिन होता है वो भी तकरीबन 8,000 करोड़ का हमने मार्जिन ऐड किया है पिछले क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की हाईलाइट जो थी वो डेलियास का लॉन्च था, जो कि सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट 65,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के बेसिस पे हमने बेचा है, और इसका अबाउट 40% स्टॉक हमने बेचा है लास्ट क्वार्टर में। बैलेंस जो है वो ऑब्वियसली अगले फ्यू क्वार्टर्स में ग्रेजुअली मार्केट में आएगा। और रेंटल कंपनी हमारी स्ट्रॉन्ग चल रही है, 10% हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है रेंटल में। रेंटल टू जो डेट टू उनका जो EBITDA का रेशियो होता है वो लगातार इंप्रूव कर रहा है। और नए प्रोजेक्ट्स बोथ गुड़गांव में और चेन्नई में, उसमें कैपेक्स पूरे जोर शोर से चल रहा है। बिल्कुल सर। सर, नई बुकिंग और डिमांड को देखते हुए ये बताइए कि दिल्ली एनसीआर की तस्वीर कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए एनसीआर में जो कि हमारा प्राइमरी मार्केट है, कम से कम लग्जरी और सुपर लग्जरी जिस मार्केट्स में हम लोग ज्यादातर ऑपरेट करते हैं, उनमें तो फ्रैंकली कोई स्लोनेस नहीं है, बल्कि बेहद इंटरेस्ट है। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम डेलियास का इतना स्टॉक फर्स्ट क्वार्टर में निकलेगा, बट फ्रैंकली इतनी जबरदस्त डिमांड रही है अपना उसकी। इसके पहले हमने देखा कि आज से 6 महीने पहले हमने जब प्रिवाना का अगला फेज लॉन्च किया था, उसकी बहुत अच्छी डिमांड गई थी। तो क्लियरली ये जो लग्जरी और जो सुपर लग्जरी जो अपर एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये तो हर हालत में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो वो लोअर एंड ऑफ द मार्केट में है, जिसमें हम बहुत ज्यादा ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बट अपर एंड ऑफ द मार्केट तो डेफिनेटली उसमें लेग्स हैं और वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन सर, अब एनसीआर के बाहर जाते हैं, खासकर मुंबई के आसपास के इलाकों में नए लॉन्चेस की आपकी क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है? हमने एक मुंबई में जेवी साइन किया था, एक स्लम रिहैब जेवी है अंधेरी वेस्ट में, और वो जो है उसके लॉन्च के फाइनल अप्रूवल प्रक्रिया चल रही है, और हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में होपफुली वो लॉन्च हो जाना चाहिए। सिमिलरली हम पे गोवा में एक बहुत बढ़िया जमीन है सुपर लग्जरी प्रोडक्ट के लिए, उसकी भी अप्रूवल प्रोसेस चल रही है, वो भी होपफुली अगले कुछ महीनों में वो भी लॉन्च होना चाहिए। तो और उसके अलावा चंडीगढ़ जो है, जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी है, यानी कि पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ खुद, वहां पे हमारे पास बहुत बढ़िया पार्सल्स हैं, और उनमें लॉन्चेस जो है नेक्स्ट फेज के उसका वो भी चल रहा है।
आई डोंट थिंक इस क्वार्टर में होगा, वो शायद अगले क्वार्टर्स में आएंगे। बट क्लियरली ये 3 नॉन एनसीआर ज्योग्राफीज हैं जहां पे हम आप देखेंगे कि काफी लॉन्च प्रोसेस देखेंगे आप अगले कुछ महीनों में। ओके, मीनवाइल रेडिको खैतान के नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। प्रॉफिट 75 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ पर आया है और एबिटा मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़त है। इनकम भी 1161 करोड़ से बढ़कर 1294 करोड़ पर आई है ये इस समय नंबर्स। एबिटा 142 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ पर आया है और रेडिको खैतान एक्चुअली काफ़ी शानदार स्टॉक रहा है ये। अगर आप इसका पिछले 2-3 साल का चार्ट देखेंगे रेडिको खैतान का, तो एक आई थिंक पूरी की पूरी लिकर इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे शानदार स्टॉक्स में से एक रहा है। नंबर भी सबसे शानदार रहे हैं इसके एक्चुअली पिछले कुछ समय में, और इसने अपने आप को एक ट्रांजिशन भी किया है इस कंपनी ने। और अब जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रामपुर हो चाहे वो जैसलमेर हो, काफ़ी प्रीमियम एंड प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। ख़ासतौर से इनकी जो रामपुर विस्की है वो तो ऑलमोस्ट ब्लू लेवल की प्राइस लेवल पर है, तो उस हिसाब से काफ़ी एक अपने आप को इन्होंने मूव ऑन किया है। इस पर काफ़ी मैं डिटेल में एक्चुअली किसी दिन डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी वापस जाते हैं त्यागी जी के पास। सॉरी त्यागी जी, थोड़ा सा एक डिटूर लेना पड़ा। रेंटल बिजनेस की बात करते हैं अब। यहाँ पर क्या प्लान्स हैं आपके और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, तो हमारा जो एग्जिट मार्च 25 का जो रेंटल रन रेट होता है जिसे हम कहते हैं, वो तकरीबन 5000 करोड़ प्रतिवर्ष हो जाएगा। इसके अलावा हम गुड़गांव में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, एक डाउनटाउन और एक एट्रियम प्लेस, ये दोनों का डेवलपमेंट चल रहा है। एट्रियम प्लेस तकरीबन 3 मिलियन स्क्वायर फीट का है और गुड़गांव का डाउनटाउन अबाउट 5.5 मिलियन ऑफिस और 2 मिलियन रिटेल है, जो कि अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा चेन्नई में हम जो हमारा एक डाउनटाउन चेन्नई है, जिसका पहला फेज 3 मिलियन स्क्वायर फीट का कंप्लीट हो चुका है, किराए पे चढ़ चुका है। अगला 3.6 और मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, वो है। और हम 3 मीडियम साइज प्लाजाज डेवलप कर रहे हैं, एक गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पर, एक दिल्ली में और एक गोवा में। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं तकरीबन 15 मिलियन स्क्वायर फीट के, आप मतलब 9 महीने ऑनवर्ड्स अगले 4 साल में होपफुली कंप्लीट होके रेंट कमेंसमेंट शुरू कर देंगे। जी ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरी तरफ से। बजट सर पे खड़ा है और बस 2 दिन मात्र से शेष बचे हैं बजट को लेकर। बजट से रियल एस्टेट क्या उम्मीद लगाकर बैठा है? देखिए, अब बजट तो हलवा सेरेमनी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो गया होगा। अब देखते हैं 1 तारीख को क्या क्या आता है। बट देखिए, जो क्लियरली एक तो ओवरऑल जितने भी मूवमेंट्स इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के, वो जो भी स्टेप्स होंगे, ऑल ऑफ दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। क्लियरली जो एक सर्टेन स्क्वायर फुट तक जो टैक्स एग्जेम्पशन था, अगर वो प्रक्रिया बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। जो टैक्स डिडक्शन मिलता था लोगों को 1.5 लाख तक इंटरेस्ट का, वो बहुत सालों से उस नंबर पे केंद्रित है, वो अगर बढ़ जाए अच्छा रहेगा। तो लेट अस सी रीट के प्रोसेसिंग में अगर कोई थोड़ी ईज हो जाए और बेटर रहेगा। बट अगेन लेट्स सी, क्योंकि अब तो बजट तो ऑब्वियसली बन चुका होगा, अब तो फाइनल सिर्फ प्रेजेंटेशन बाकी है। तो देखते हैं 1 तारीख तक कि क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अनु सर, रेडिको के बारे में आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि स्टोरी मैं किसी दिन और बताऊंगा। स्टोरी आज सुन सकते हैं क्या हम? नहीं, वो किसी दिन डिटेल में बताऊंगा वैसे, लेकिन एक स्टोरी ये है कि आप कैसे, जब मैनेजमेंट एक ट्रांजिशन होता है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांजिशन होता है, तो कैसे वो जो नई जनरेशन होती है उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है उसको, और थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन का ऑफकोर्स फ़ायदा मिलता है उसको भी, वो कैसे एक बिज़नेस को टर्न अराउंड कर सकते हैं। ये कंपनी एक समय पे ऑलमोस्ट, बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की कगार पर थी। तब की बात है जब विजय माल्या भारत के अनडिस्प्यूटेड लिकर किंग हुआ करते थे, ये उस समय की बात है। और तब रेडिको सिर्फ बॉटल्स बनाती थी उनके लिए, और ये उस समय की बात है। तो
क्या हुआ उसके बाद तो बहुत बड़ी लंबी केस स्टडी, किसी दिन आराम से बताऊंगा, मैं ये कह रहा था। लेकिन हाँ, पिछले 2-3 साल में इसने अपने आप को ट्रांजिशन किया है एज अ प्रीमियम कंपनी। गौरांग जी, कोई व्यू है क्या इस पर, रेडिको खैतान पर? देखिए अनुज भाई, इंडस्ट्री काफी पसंद है और हमारी कवरेज यूनाइटेड बेवरेजेस पर काफी लंबे समय से रही है, लेकिन मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। रेडिको खैतान, इनकी आप अफोर्डेबल ब्रांड से जो मार्केट डोमिनेंस है और फिर मिड और फिर हाई कैटेगरी की जो ब्रांड्स है इनकी, आप तीनों लेवल पे प्रोडक्ट ऑफरिंग, मार्केट शेयर और ब्रांड लॉयल्टी, क्योंकि ये इस क्षेत्र में अनुज भाई ब्रांड लॉयल्टी यानी कि रिपीट ऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी, और जिस तरीके से आज के तारीख में खास करके भारत में बनी सिंगल मॉल्ट या फिर उस दर्जे की जो विस्कीज हैं, उसकी मार्केट शेयर और उसका आप डिमांड देखें तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। ब्रांड लॉयल्टी काफ़ी मैटर करती है इस बिज़नेस में। कंचन को हंसी आ रही है ब्रांड लॉयल्टी की बात सुनकर। अच्छा, वीरू तो आज है नहीं, वरना थोड़ा वीरू के साथ इस चीज़ को लेकर थोड़ा शायद हंसी मजाक हो जाता। लेकिन चार्टिकली एक व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर। एक स्टॉक जो काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 1.5-2 साल में। गाबा सर, रेडिको खैतान बिल्कुल। रेडिको का चार्ट है, एक 2100 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला है, यहीं से एक बाउंस मिला है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 2300, 2400 ये एक पॉसिबिलिटी है। काफी स्ट्रेस्ड है ऑन द डाउन साइड ऑन अ हाई टाइम फ्रेम, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ एक स्टॉप पे लगाना पड़ेगा 2100 का, या फिर डिप्स बायबल अंडर 2100। ओके, मीनवाइल निफ्टी थोड़ा सा देखिए उस जोन में, वो 23150 से 23200 का जो जोन है वहाँ पर आकर फिर थोड़ा स्लिप हुआ। खैर, इसमें कुछ ये भी हो सकता है कि कल के फेड के, आज रात के फेड के डिसीजन से पहले कुछ लोग शायद अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, ये भी पॉसिबल है। मीनवाइल एक स्टॉक लेकर आई जरा, इंडियन बैंक। एकदम से इंडियन बैंक के स्टॉक में शानदार मोमेंटम आया, और ये देखिए स्टॉक अब जरा एक बार, और अब ये अगर थोड़ा सा और मोमेंटम लगा इसमें तो शायद F&O का टॉप गेनर भी बन जाए। हो सकता है अगले 5 मिनट में F&O का टॉप गेनर ये बन जाए। अब 8% ऊपर। दूसरी तरफ TVS मोटर थोड़ा ऊपरी लेवल से स्लिप हुआ। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले कुछ नंबर्स की। कल बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं। निफ्टी में लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा कंज्यूमर और अदानी पोर्ट, साथ ही के साथ साथ 6 निफ्टी की कंपनियों के नंबर, जी हाँ 6 निफ्टी की कंपनियों के नंबर्स आएंगे कल। साथ ही F&O में भी डाबर समेत 15 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। तो बिजी रहेंगे कल भी हम। रिजल्ट प्रीव्यू के लिए हमारे साथ मंगलम, विवेक, कंचन और दीपाली, 4 लोग जुड़े हैं। इनसे बात करते हैं नंबर्स पर क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाए। पहले मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि टाटा कंज्यूमर और डाबर से क्या एक्सपेक्ट करें। मंगलम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो टाटा कंज्यूमर और डाबर दोनों कंज्यूमर सेक्टर की कंपनीज है। अभी तक इन्होंने किसी बहुत एग्जॉर्बिटेंट रिजल्ट्स किसी ने भी नहीं दिखाए हैं और वैल्यूएशंस भी एग्जॉर्बिटेंट से कम हो चुके हैं। टाटा कंज्यूमर 25% हाई से कम है, करीबन 51 टाइम्स पे ट्रेड करता है। 16 से 16.5% हम रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी में। एबिटा हावेवर फिर भी नीचे होगा और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ सिर्फ 3% होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 16% रेवेन्यू के बाद एबिटा क्यों नीचे होगा और नेट प्रॉफिट क्यों कम होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो आएगी वो प्राइसिंग रिलेटेड आएगी। पिछले साल और इस साल में अगर आप देखें तो चाय के प्राइसेस में कुछ 26 से 30% का इजाफा हुआ है। इस वजह से कंपनीज प्राइस बढ़ाएंगे और वो उनके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी बात, इन्होंने अगर आप याद रखें तो चिंग्स की जो कंपनी है कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया, उनको भी एक्वायर किया था, तो उस वजह से रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी होगी, बट इंक्रीज इन टी प्राइसेस की वजह से इनके मार्जिन में थोड़ी सी कमी आएगी। और अगर हम डाबर देखें तो डाबर भी 22% स्टॉक्स अपने हाई से गिर चुका है। सॉफ्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कंपनी ने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि रूरल डिमांड भले ही रेजिलिएंट हो, जनरल ट्रेड अभी भी प्रेशर में है। हमें डाबर का 3rd क्वार्टर अपडेट आ गया था और देख लीजिए रेवेन्यू 2.5%, बहुत मीगर फीबल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ हम देख रहे हैं। 1.5% ग्रोथ प्रॉफिट में भी, और वॉल्यूम यहाँ पे भी 0 से 1% के आसपास में एक्सपेक्टेड है, 1 से 2% एट बेस्ट। मार्जिन भी कम होंगे, तो बहुत कुछ खासा एक्सपेक्टेशन नहीं है बोथ टाटा कंज्यूमर और डाबर के लिए, और वो स्टॉक्स भी ये दर्शा रहे हैं। FMCG स्टॉक्स के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर अब यही होगा कि FM निर्मला सीतारमण बजट में सबको क्या देती हैं। बिल्कुल, क्या ऐलान होते हैं FMCG सेक्टर को लेकर बजट में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन डाबर और टाटा कंज्यूमर से एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं विवेक जी के पास। L&T के नतीजों से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? विवेक जी बताइए।
भारत का सबसे बड़ा कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनी L&T कल उसके Q3 के नतीजे डिक्लेयर करेंगे। रेवेन्यूज़ 15% ऊपर दिखाई देते हुए है 63,750 करोड़ के करीब। एबिटा ऑलमोस्ट 15% ऊपर दिखाई देते हुए है 6,636 करोड़। एबिटा मार्जिन या कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन है वो 10.4% वैसे 10.45%, ऑलमोस्ट फ्लैट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस दिखाई दे रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 27% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा ये पर्टिकुलर नंबर में देखने के लिए, क्या कंपनी अपने FY25 गाइडेंस को रीआइट्रेट करता है, स्टिक करता है, कोई चेंज नहीं करता है। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है और एनालिस्ट का एक ज़रा सा होप भी है कि शायद वो ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस बढ़ा सकता है। अलॉन्ग विद दैट देखिए कंपनी कोई स्पेशल डिविडेंड या बायबैक अनाउंस करता है क्या, वो भी देखना ज़रूरी होगा, या कुछ उसके लिए मीटिंग का भी अगर अनाउंस करे तो वो भी इम्पोर्टेंट होगा। कोटक क्या कहता है L&T के नतीजे के ऊपर? कोटक कहता है डोमेस्टिक मार्केट में एग्जीक्यूशन में वीकनेस था, H1 में तो हमें दिखाई दिया, Q3 में भी थोड़ा सा स्पिल ओवर हुआ वीकनेस, बट ओवरसीज आउट ऑफ इंडिया जो भी उनका एग्जीक्यूशन है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ देता है। ऑल्सो दे से कि एग्जीक्यूशन ग्रोथ टू मॉडरेट इन द फोर्थ क्वार्टर टू 15%। अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बैकलॉग के हिसाब से थोड़ा सा एग्जीक्यूशन मॉडरेट होते हुए दिखाई देते हैं। उनका ऑल्सो ये कहना है कि core E&C, both when you're talking about engineering as well as construction, उसका EBITDA मार्जिन उनको 7.9% पे दिखाई दे रहा है, almost 20 basis points higher on a year on year. This is due to the fact that अगर आप पिछले साल देखोगे तो बेस काफ़ी लो था। बोफा सिक्योरिटीज़ कहता है कि उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY25 गाइडेंस जो है ऑर्डर इनफ्लो, रेवेन्यू एंड ROE वो L&T बीट करेगा। दे आर ऑल्सो सेइंग कि अगर मिडिल ईस्ट देखेंगे तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। FY25 गाइडेंस क्या है? ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ FY24 के बेस पे 10% ऊपर, टॉप लाइन ग्रोथ 15% ऊपर, कोर मार्जिन गाइडेंस 8.25। इंपॉर्टेंट नतीजे है और देखना होगा क्या L&T मीट कर सकता है और बीट कर सकता है उसका गाइडेंस। बिल्कुल, तो ये लार्सन एंड ट्यूब्रो पर एक व्यू या फिर एक पोल। गौरांग, L&T काफ़ी मैवरिक स्टॉक रहा है पिछले 6-8 महीने में। जब लगता है कि ब्रेकडाउन आ रहा है रिवर्स हो जाता है, जब लगता है ब्रेकआउट आ रहा है वापस घूम जाता है। बजट से पहले क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? बजट से पहले, बजट के दिन 1 फरवरी बाजार चालू है अनुज भाई, और उसके पश्चात निरंतर हमारी खरीदारी की राय रही है अनुज भाई, और लक्ष्यांक के रूप में करीबन 4,200 के पार के लक्ष्यांक है। नतीजे आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है अनुज भाई कि नतीजे निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। चौतरफा फैला हुआ कारोबार जो कि बेहतरीन तरीके से बैलेंस शीट पर योगदान दे रहा है, और इनकी टिप्पणी नतीजों के पश्चात जो पीसी होगी, डिफेंस और हाइड्रोकार्बन, ये 2 मुख्य कारोबार है जहां पर मेरी नजर बनी होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स के प्रीव्यू करते हैं। कंचन के पास चलते हैं। अडानी पोर्ट्स, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें कंचन? जी, नंबर्स हमें ठीक ठाक अडानी पोर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 6.5 से लेके 6.5% बढ़त की उम्मीदें जताई जा रही है, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है इनके पोर्ट्स वॉल्यूम में जो हमें 3% की ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही साथ जो इनका लॉजिस्टिक बिजनेस है उसमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि ड्राइव करेगा इसकी ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को। पैट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 9% की उम्मीदें जताई जा रही है कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑपरेशनल नंबर एबिटा की तरफ नजर डाली जाए तो 5% यहाँ पे बढ़ने की संभावनाएं हैं, और इस टाइम पे अगर मार्जिन्स की बात करें तो ये हमें स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60% पे ये हमें रजिस्टर होते हुए दिखाई दे सकते हैं वर्सेस 60.5%। अब ये मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके पीछे का जो मेजर रीजन है, अगर हम कंपनी की ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो वो इस टाइम पे थोड़ी सी हमें म्यूटेड साइड में देखने को मिली है, जिसका रिफ्लेक्शन मार्जिन्स पे आता हुआ दिखाई दिया है। फोकस आपको कहां रखना है उस पर नजर डालते हैं कि यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट किस तरीके से हो रहा है इनके एग्जिस्टिंग, और साथ ही साथ जो इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर्ड किए हैं पोर्ट उसमें। इसके अलावा लॉजिस्टिक बिजनेस की ग्रोथ कैसी है, और अभी केरला में जो विजिंगम पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट को लेके मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है। बिल्कुल कमेंट्री पे नजर रहेगी, साथ ही मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता दिख सकता है। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। अब दीपाली जी के पास चलते हैं और BEL के नतीजों से क्या उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, बताइए दीपाली जी। थैंक यू श्रेया। और नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, हर पैरामीटर पर ग्रोथ दिखाई देगी। पहले देखिए रेवेन्यूज़ को तो 19% के आसपास की ग्रोथ वाई बेसिस पे एक्सपेक्टेड है। BEL से मुनाफे में 9.5% की ग्रोथ आ सकती है, और एबिटा में भी लगभग 18% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। ऑल जो मार्जिन्स हैं वो 25% से घटकर 25.4% पर रह सकते हैं। दरअसल प्रीवियस
पिछले साल इसी क्वार्टर में मार्जिन स्पाइक देखने को मिला था, तो अब मार्जिन नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देंगे, ये आंकड़ा आने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल जो इनकी ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है, उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है और उसी हेल्दी एग्जीक्यूशन की वजह से नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। वहीं जो कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन है उसमें मल्टीपल लार्ज डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आगे के लिए भी जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। तो नंबर्स तो हर पैरामीटर पर अच्छे आने की पॉसिबिलिटी है ही, लेकिन नंबर्स के साथ साथ नजर रहेगी कि आगे की ऑर्डर पाइपलाइन और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को लेकर जो मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको लेकर कंपनी के क्या कमेंट्स आते हैं, रेवेन्यू और मार्जिन ट्रेंड्स यहाँ से कैसे रहते हैं। मार्जिन स्पेशली इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप मार्जिन में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो QRSAM प्रोजेक्ट्स हैं इनके, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इन प्रोजेक्ट्स को लेकर भी आगे के लिए क्या कब ये कंप्लीट होंगे, कब से इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर भी कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फाइनली जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कैसा आउटलुक दिख रहा है, इस पर भी कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मैनेजमेंट के। बट नंबर्स स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है BEL से। नंबर स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है BEL से, साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री पे भी ये फोकस रहेगी। थैंक यू दीपाली जी तमाम जानकारी के लिए। चंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? देखिए इस बाजार में मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स यदि रिसेंट के बॉटम्स को होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं 23,333 23,750 प्लस तक की रिकवरी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में फॉलो अप आना चाहिए। मेरा ध्यान पूरा का पूरा हेवीवेट्स काउंटर पर रहेगा और मेरा ऐसा मानना है कि हेवीवेट्स इस रैली को कहीं ना कहीं थामते हुए नजर आएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दो काउंटर है जो पिछले 3-4 दिन से हम रिकमेंड कर रहे हैं, उन्हीं पे वापस रिपीटेटिव सलाह रहेगी। तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की अब लेटेस्ट लेवल पे सलाह है। मौजूदा लेवल से देखें तो डेली चार्ट में एक पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट है, लॉन्ग्स के बिल्टअप इंटेक्ट है, खरीदें। सपोर्ट रहेगा लगभग 7,600 के आसपास का, ऊपर में 8,050 तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में बनने चाहिए। ओके, बजाज फाइनेंस यहाँ पर एक बाय ट्रेड ध्यान रखिएगा। बजाज फाइनेंस के भी नंबर्स आने हैं, उससे पहले थोड़ा सा स्टॉक में एक्शन। चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले मानस के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद चलेंगे राजेश सतपुते के पास FNO सुपरस्टार ट्रेड के लिए, आशीष कयाल तैयार है हमारे साथ चार्ट का चमत्कार लेकर, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह। तो ये चारों ट्रेड्स आपके लिए। मानस आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए वही स्टॉक अनुज जी मैंने सिलेक्ट किया है जो बजट पिक के लिए मॉर्निंग में किया था। SRF पे खरीदारी करने की राय रहेगी। SRF के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो SRF का जो 2700 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करेंगे। उसके प्राइस चल रहे हैं करीब 108 रुपए। इसमें 79 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 165 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, SRF का 2700 का फेब का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। ये हो गई मानस की ट्रेड। अब चलते हैं राजेश जी के पास, एक FNO सुपरस्टार के लिए। राजेश जी। हाँ जी, अनुज जी देखिए मैंने वही स्टॉक चूज किया जो जिस पे अभी चर्चा हो रही थी, वो है श्रीराम फाइनेंस। मुझे लगता है बेहतरीन पिक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, परफेक्ट सेटअप है। मेरे हिसाब से यहाँ से जो स्विंग मिलेगा वो कम से कम 574 तक मिलेगा। सो एट लेवल ऑफ 549 इट्स अ बाय। हम स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे 538 का। सो 538 के स्टॉप लॉस के साथ श्रीराम फाइनेंस बाय करेंगे। श्रीराम फाइनेंस FNO सुपरस्टार के लिए। आशीष कयाल जी चार्ट का चमत्कार के लिए आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पर मन्नपुरम में बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव लग रहा है, तो मन्नपुरम में बाय करने की राय होगी। यहाँ पर ओवरऑल जो रुझान है पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर आज के दिन देखेंगे तो काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म भी कर रही है स्टॉक, तो यहाँ पर मन्नपुरम फाइनेंस पे बाय की राय होगी। इसने पिछला हाई भी निकाल दिया। ऊपर में जो टारगेट स्टॉक में आते हैं करीबन 210 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा वो है 191 का। 91 के स्टॉप लॉस के साथ मणिपुरम फिलहाल अभी चार्ट का चमत्कार के लिए बाय है। मिड कैप फंडा के लिए चलते गौरांग जी के पास। गौरांग जी मिड कैप फंडा आपका? जी मिड कैप फंडा के रूप में हमने जिस कंपनी का चयन किया है वो स्मॉल टू मिड कैप आप कह सकते हैं, रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी। और यहाँ पर भी जैसे हमने पसंदीदा स्टॉक में BEL का जिक्र किया था, तो इस रियल एस्टेट क्षेत्र में से बजट से ही जुड़ी हुई उम्मीदें अपेक्षाएं जो भी है, शोभा लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी की राय हम दे रहे हैं। दक्षिण भारत स्थापित कर्नाटक राज्य बैंगलोर सिटी में इनकी मुख्य कार्यालय है और बहुत बड़ी मात्रा में चौतरफा कारोबार कर रहे हैं। खास करके बॉम्बे में इन्होंने कुछ लैंड पार्सल्स एक्वायर किए हैं डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट के लिए। लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर 1,800-1,800 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। ओके, शोभा डेवलपर्स। चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करता हूँ आपके लिए।
सबसे पहले बात हुई SRF की, 2700 का कॉल मानस ने पिक किया यहाँ पर, 79 के स्टॉप लॉस के साथ 165 का टारगेट है। श्रीराम फाइनेंस राजेश जी की पिक, 538 के स्टॉप लॉस के साथ 574 के टारगेट। मन्नापुरम है आशीष की पिक, 191 का स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट रहेगा यहाँ पर। और शोभा डेवलपर्स ही है गुरांग जी की पिक इस समय मिड कैप फंडा में। मार्केट बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है एक बार वापस थोड़ा सा डे हाई की तरफ बढ़ने की। इस महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ जो निफ्टी में रहा है वो क्लियरली रहा है बजाज फाइनेंस। आई थिंक पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे इस स्टॉक की कि टेक्निकली अगर एक स्टॉक मुझे पसंद आ रहा था निफ्टी में तो बजाज फाइनेंस था। और आप इस महीने का चार्ट देखिए, करीब करीब 14% के मूव्स, और इनफैक्ट सो मच सो कि अब ये स्टॉक आज का हाई अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है ये स्टॉक। 52 वीक हाई इसने लगाया था 30 सितंबर 2024 को। 30 सितंबर 2024 को इसने लगाया था 52 वीक हाई जो था 78.24 का, और वहाँ से थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन अब ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के कगार पर ये स्टॉक। राजेश जी, 52 वीक हाई लगाने वाला है बजाज फाइनेंस, यहाँ से भी क्या और पोजिशनल व्यू रहेगा स्ट्रॉन्ग इस स्टॉक पर? आई थिंक हम शुरू में भी आपने इसी स्टॉक की बात की थी। हाँ अनुज, देखिए मुझे लगता है कि ये 52 वीक हाई तो डेफिनेटली टेस्ट करेगा। उसका लेवल है करीबन 7,880 का। जो मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट है वो 7,880 का होता है तो फिर पूरे पूरे चांसेस है कि 8,000 के आसपास को एक बार के लिए टेस्ट करे, 8,000 8,100। तो देखिए बायर्स जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर किसी ने पोजीशन ली है देन दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। स्टॉप लॉस जो होगा वो थोड़ा सा डीप रखेंगे हम, 7,600 का। काउंटर भी बड़ा है, वोलेटिलिटी चॉपीनेस भी ज्यादा होती है, तो 7,600 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 7,880 के आसपास के लिए अगर आप वो लेवल मिलता है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट ले, लेकिन वो ब्रेकआउट लेवल है, ये इसको याद रखें। अगर वो लेवल ब्रेक होता है या आपके सेंसेस में ब्रेकआउट मिलता है तो 8,000 प्लस के टारगेट इमीडिएट अनफोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बजाज फाइनेंस अभी होल्ड करने की सलाह फिलहाल। अब टॉपिक थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं और बात करते हैं एआई स्टॉक्स की। देखिए एआई की दुनिया में इन दिनों ज़ोरदार हलचल देखने को मिल रही है। डीप सीक के आने के बाद एनवीडिया में ज़ोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला है और माना जा रहा है कि डीप सीक के आने से एनवीडिया की बादशाहत को ज़ोरदार चुनौती मिल सकती है। लेकिन एनवीडिया की सत्ता हिलने से भारतीय कंपनियों पर क्या होगा असर, क्या है इंडियन कनेक्शन इसका? इसकी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई है मिताली बताइए। जी श्रेया, बिल्कुल। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ केयर और फाइनेंस तक एनवीडिया के जो एडवांस्ड एआई टूल्स है उनका यूज़ ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। एक बार नज़र डालते हैं उन कंपनीज पे जो एनवीडिया के साथ मिलके इंडिया का एआई लैंडस्केप और मजबूत होती नज़र आ रही है। लिस्ट में शामिल है कुछ नाम: रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एलटी टेक, विप्रो, इन्फोसिस और टाटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करें अगर रिलायंस की, तो रिलायंस एनवीडिया के साथ मिलकर इंडिया में एआई का फ्यूचर बना रहा है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन सेंटर्स और इंडियन लैंग्वेजेस में लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स का डेवलपमेंट करने वाले हैं। साथ ही दोनों मिलकर सुपर कंप्यूटर्स के से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एआई जो मॉड्यूल्स है वो डेवलप करते नजर आ सकते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूँ तो उसकी पेरेंट कंपनी ओरेकल कॉर्प ऑलरेडी एनवीडिया के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अब बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एआई बेस्ड सॉल्यूशंस देने के लिए ओएफएसएस ने एनवीडिया के साथ हाथ मिलाया है। इससे कंपनी का जो एनुअल इनकम है वहाँ पे हमें 5 से 10% तक की ग्रोथ देखने की उम्मीद है। एलटी टेक की अगर बात करें तो वो मेडिकल सेक्टर में एआई का यूज़ बढ़ाने के लिए एलटी टेक और एनवीडिया साथ हाथ मिला रहे हैं। 1000 इंजीनियर्स को एआई टूल्स और प्लेटफॉर्म्स पर अभी फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है। अब मैं बात करूँ अगर टाटा कम्युनिकेशन की, तो टाटा क्रिटिकल कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस में एनवीडिया के साथ काम करता नजर आ रहा है। एडवांस्ड एआई सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए टाटा अपनी एआई कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल पर लेता जा रहा है। साथ ही इस पार्टनरशिप से एआई लैंडस्केप जो है वो इस पूरे स्ट्रक्चर में एक अच्छा प्लेयर स्ट्रॉन्ग साबित होता नजर आ सकता है। इन्फोसिस की अगर मैं बात करूं तो डेटा जनरेशन और सिमुलेशन में एनवीडिया के एआई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जेन एआई पार्ट सॉल्यूशंस पर दोनों कंपनीज अभी साथ काम कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो जनरेटिव एआई के जरिए हेल्थ केयर सेक्टर में रेवोल्यूशन लाता नजर आ रहा है। एनवीडिया की एआई टूल्स की मदद से इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और एआई की एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट भी जारी है। तो ये सारी कंपनीज जो है ये फ्यूचर में आने वाले एआई लैंडस्केप में प्रॉमिसिंग ग्रोथ के साथ एनवीडिया के साथ काम करती नजर आ रही है। बिल्कुल मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ इंडियन कनेक्शन एज फार एज ये
एनवीडिया और डीप सीक जो एआई को लेकर एक धमाका चल रहा है इस समय ग्लोबल मार्केट्स में, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं एक बार जरा मिड कैप इंडेक्स पर एक बार फिर से। मिड कैप इंडेक्स अब करीब 1100 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और एग्जैक्टली डे हाई पर इस समय, और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी शानदार, ऑलमोस्ट 6:1 का इस समय आपको अब एडवांस डिक्लाइन दिखाई देगा। कैम्स में नंबर्स आने के बाद मूव अच्छे रहे, अब करीब 6% ऊपर, लेकिन आज शानदार मोमेंटम बन रहा है जोमेटो में। अब जोमेटो में अच्छे मूव्स। चंदन, जोमेटो क्या व्यू है अब इस समय मोतीलाल ओसवाल में? देखिए जोमेटो में आप देखोगे ओवरऑल उठापटक के बाद नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस बाइंग है, बट मीडियम टर्म ट्रेंड में थोड़ा सा डेंट देखने को मिला है। पिछले 6-7 दिनों के प्राइस बिहेवियर देखें तो 200 के आसपास का बेस बना और हम पोजिशनली मान रहे हैं कि 185 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो जिनके पास पोजिशनल व्यू है वो तो 185 का ध्यान रखें, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मेरे मानना है कि 200 का सपोर्ट से एक बार के लिए 250-265 तक के बाउंस काउंटर में मिलने चाहिए। ओके, 250 तक के मूव्स आ सकते हैं काउंटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटरडे को बजट आएगा और इसके लिए ये सैटरडे को मार्केट भी ट्रेड करेगा, ध्यान रखिएगा। 6 दिन का हफ्ता ये वाला, और हर सेक्टर की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। ऑटो सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं ये बताएंगे सुदर्शन बताइए। आने वाले बजट में ऑटो सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का फोकस मेनली ईवी पे रह सकता है और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करेगी कोई डायरेक्ट इंसेंटिव या स्कीम अनाउंस कर सकती है जो कि पुश करे डोमेस्टिक कंपनीज का कंट्रीब्यूशन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 50 to 60%। हमारा डिपेंडेंस जो इंपोर्ट्स पे अभी तक है वो कम हो सके, और ये पॉजिटिव होगा बैटरी मेकर्स के लिए। और 2 कंपनीज जो हैं वो है एक्साइड और अमाराजा। दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सो इसका बेसिकली एनहांस कैसे करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करे कि इसके R&D के लिए गवर्नमेंट आउटले अनाउंस कर सकती है, बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। और जो कुछ एक सेक्टर्स इसमें मेंशन है वो है क्लीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर्स। सो ये पॉजिटिव होगा ओवरऑल एंटायर सेक्टर के लिए। कंपनीज लाइक बजाज ऑटो, TVS मोटर, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, M&M एंड JBM ऑटो। लास्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से पुश कर सकती है, इसके लिए क्या आउटले गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। और ये एंट्री लेवल सेगमेंट में जैसे 2 व्हीलर में हीरो मोटो हुआ, 4 व्हीलर में मारुति हुआ और ट्रैक्टर में M&M एस्कॉर्ट्स को बता। अगर जो लास्ट ईयर के अगेंस्ट में गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है कि FY26 में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए ज़्यादा बजट अनाउंस करती है, तो ये सारी कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा। बट मेन फोकस जो ऑटो सेक्टर के लिए होने वाला आने वाले बजट में वो है ईवी। बिल्कुल, ईवी सेक्टर को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं बजट में, उस पर खास नज़र रहेगी। गौरांग जी, ये एशियन पेंट्स पे मेरा सवाल है। एशियन पेंट ने बहुत तंग किया, मतलब पिछले साल देखें आप तो रुला दे अपने निवेशकों को, 25% से ज़्यादा का करेक्शन एशियन पेंट्स में देखने को मिल रहा है। आज भी डेलो के पास चढ़ते बाजार में ये कारोबार कर रहा है। एशियन पेंट्स में आपकी राय? मेरे ख्याल से जब से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा बढ़ी है तब से इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, और फिर दूसरी तिमाही के नतीजे जो हमने देखे वहां पर बहुत बड़ी निराशा थी। हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट्स जो थे वहां से जो वॉल्यूम्स आए वो नीचे की तरफ, और मार्केट शेयर को लेकर के भी थोड़ी बहुत चिंता है। मुश्किल के वक्त में भी हमें लग रहा है कि ये कंपनी ऐसी है, अगर आप इसका इतिहास देखें तो मेरे ख्याल से इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिक्कतें हैं, प्रतिस्पर्धा है, आंकड़ों को लेकर के नतीजों में थोड़ी निराशा है, ये सब वास्तविकता से हम सहमत हैं। लेकिन हम इस बात से भी सहमत हैं कि इतिहास जो है उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। हमारे जो लक्ष्यांक थे पहले उसको हमने नीचे की तरफ साथ दिया है, करीबन 2600 से 2800 के बीच में लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। और अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो इस प्रकार के शेयर में ये जो गिरावट आई है वो खरीदारी कम होगा। ओके, चलिए तो ये इस समय एशियन पेंट्स पर एक व्यू। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बजट और बाजार पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। नवीन जी, काफ़ी ट्रबल टाइम्स रहे हैं मार्केट के लिए, लेकिन पिछले 2 दिन क्या थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस दे रहे हैं क्या कि चलिए द वर्स्ट इज़ ओवर और मार्केट यहाँ से शायद चलने को तैयार है, या फिर ये रैली वापस आपको लग रहा है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी?
जहाँ तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, हम दो टेक्निकल फैक्टर्स ट्रैक करते हैं। एक है जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 200 डे डीएमए के ऊपर कितना ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज ये 54% होता है और करीब करीब ये नंबर 18-19% के करीब पहुंच गया था। हमने देखा है कि ये टॉप आउट 85 टू 90% के जोन में करता है और बॉटम आउट ये 15 से 20% के बीच में ये बॉटम आउट हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हो, जैसे कोविड हो या जीएफसी हो, उस टाइम पे ये नंबर उसके नीचे जाता है, लेकिन वहां से भी ये ज्यादा करके बाउंस बैक कर जाता है। तो टेक्निकल फैक्टर तो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। फिर इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि वैल्यूएशन वाइज अभी जो निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है जस्ट लेस देन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव नॉर्मल, और जो बैलेंस शीट की क्वालिटी है कंपेयर टू लास्ट 10 इयर्स वो बहुत ही बेहतरीन है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी जस्टिफाई करता है। ऊपर से ये जो वैल्यूएशन चल रहा है वो लास्ट 5 ईयर मीन के करीब भी है, तो वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रहे हैं। सिर्फ फोकस ये था कि ग्रोथ कितना खराब हो रहा है और ये क्वार्टर के नतीजे, जो मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर के नतीजे लगभग ठीक ही है और ग्रोथ पिकअप होने की संभावना दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट काफी क्लियर कट बेस पैटर्न बना चुका है और यहाँ से निवेश करेंगे तो इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। नवीन जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ मैं। सर, स्पेशली मिड कैप को लेकर आपकी क्या राय है? कल तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी मिड कैप स्मॉल कैप की, जिस तरीके से बाजार पे बिकवाली हावी हुई हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, मिड कैप ज़्यादा पिटे। मिड कैप पे आपकी राय? जहाँ तक मिड कैप्स का सवाल है, अगर हम देखेंगे तो 2023 में मिड कैप स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर थे। 2024 में भी मिड कैप स्मॉल कैप दोनों टॉप परफॉर्मिंग रहे हैं। तो ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कंटिन्यूसली 2 साल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी रहना। तो उस हिसाब से एक करेक्शन, वैल्यूएशन वाइज करेक्शन आना काफी लॉजिकल था और वो इस साल के स्टार्टिंग में ही आ गया। जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स 15% के करीब निकल गया था, गिर गया था। मिड कैप भी राउंड अबाउट एक सिमिलर जोन में गिर गया था। तो उस हिसाब से जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में काफी एरियाज है जहाँ पे वैल्यू क्लियर कट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा अभी यहाँ से क्वालिटी और अर्निंग्स वाइज स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे। ऐसा नहीं कि रनअवे रैली होगी मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक वाइज मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी दिख रहे हैं मार्केट में, जहाँ पे निवेश करेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे नेक्स्ट 1 से 2 साल में। चलिए कुछ और टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज रात को फेड का डिसीजन आना है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि अब हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके लिए, और वो जो एफआईआई की लगातार सेलिंग रही है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या भी होगा आपका? जहाँ तक एफआईआई का सवाल है, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो ऑफ कोर्स कंट्री का वैल्यूएशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे एफआईआई का फोकस होता है, और दूसरा जो की फोकस होता है वो डॉलर के ऊपर भी होता है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि बजट भी काफी क्रिटिकल एंगल होगा, जहाँ पे करेंसी स्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एंड इसके अलावा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो नेक्स्ट ईयर के हम बनाएंगे उसके वो फैक्टर के लिए भी बजट एक क्लियर कट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। ये ब्रॉडली मुझे लग रहा है कि स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बजट ग्रोथ होना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एफआईआई का जो सेलिंग है ये नेक्स्ट 1 से 2 महीने में रिवर्स होता हुआ दिख सकता है हमें। जी सर, आपने कहा एफआईआईज की जो सेलिंग है वो रिवर्स होते दिख सकती है। साथ ही आपने कहा कि मिड कैप में आपको कुछ स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं जहाँ पे बेट लगाई जा सकती है। कौन से स्टॉक्स होंगे सर जो आपके रडार पर है? जहाँ तक मिड कैप्स का सवाल है, वहाँ पे ऑफ कोर्स वाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स है जो हम हमारे पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं।
सो जैसे कि फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स के जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी ठीक आ रहे हैं। जैसे एमी ऑर्गेनिक्स ने कल नतीजा दिया जो बहुत ही स्ट्रांग था। इसके अलावा जो वाइड रेंज ऑफ कंपनीज जो हम होल्ड करते हैं, जैसे कि इंडस टावर्स है हमारे पोर्टफोलियो में जो काफी बड़ा पोजीशन है, उसके नतीजे भी काफी अच्छे थे, नए एरियाज में एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लो यील्ड बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो नतीजे में वही बोल रहा हूँ कि ओवरऑल ये क्वार्टर में काफी ठीक रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स कम रहे हैं एक दो एरियाज को छोड़ के, जहाँ पे एक्सपेक्टेड भी था कि डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू है काफी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और निवेश करने पर रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। ओके, मीनवाइल सीएनबीसी आवाज़ की खबर पर मुहर लगती हुई वो जो बात हमने की थी कि एथेनॉल कीमतें बढ़ाने का प्रपोजल आज कैबिनेट में आएगा, वो अप्रूव हुआ है। कुछ ही देर में लक्ष्मण जी को वापस जोड़ेंगे और इस खबर को रिविजिट करेंगे, लेकिन उस खबर पर मुहर लगी है। आई थिंक बलरामपुर चीनी और बाकी शुगर स्टॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो शुगर इंडस्ट्री की मांग थी, स्पेशली जो गन्ने से बनने वाला मोलासिस है, उसको लेकर भी कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। नवीन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर आपका क्या व्यू है इस समय? काफ़ी लोगों का मानना है कि ये एक स्पेस है जहां वैल्यूएशन काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन न्यूज़ फ्लो कई बार थोड़ा ख़राब हो जाता है। क्या व्यू रहेगा आपका इन स्टॉक्स पर? जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सवाल है, काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। हमारे पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स एचपीसीएल है जिसके नतीजे बहुत ज्यादा स्ट्रांग आए थे। इसके अलावा उसके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स भी अच्छे आए थे। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दो प्ले पे डिपेंड करता है। एक तो उनका क्रूड प्रोक्योरमेंट कैसा है, अगर खुद ही रिफाइन कर रहे हैं तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स के ऊपर भी नतीजे डिपेंड करते हैं, और दूसरा ओवरऑल ऑयल प्राइसेस पे भी मार्केटिंग मार्जिन्स डिपेंड करते हैं। जहाँ तक ऑयल प्राइसेस का सवाल है, मुझे लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस बिनाइन रहेंगे। उस हिसाब से जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशंस काफी चीप है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, तो यहाँ से रिटर्न बनने की संभावना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्पेशली स्टॉक्स लाइक एचपीसीएल मुझे लगता है कि बहुत हाई है। ठीक है सर, क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? जोमेटो में देखिए आज अच्छा मूव देखने को मिला निचले स्तरों से, इस स्पेस को लेकर आप क्या स्ट्रैटेजी या फिर कोई क्या रणनीति बताना चाहेंगे? जहाँ तक क्विक कॉमर्स का सवाल है, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे पैन आउट हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल कंपनीज का ग्रोथ कैसे चेंज हो सकता है, और दूसरा ओवरऑल एक वैल्यूएशंस का भी एंगल हमको देखना चाहिए। तो उस हिसाब से जोमेटो जो करंट लेवल्स पे है, वैल्यूएशन वाइज तो अभी भी स्टॉक चीप नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जो कैपेबिलिटी जोमेटो की एग्जिस्ट करती है, उस हिसाब से रिस्क रिवार्ड वाइज आई वुड से जोमेटो वेल प्लेस्ड है। बट ऑफ कोर्स अगले एक दो क्वार्टर के नतीजे को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी तो खैर गलत हो गया, पर जो पूरा डिबेट चल रही है एआई को लेकर, डीप सेक वर्सेस चैट जीपीटी, इसमें आप किस तरीके के मौके आपको लग रहा है कि भारतीय कंपनियों के लिए रहेंगे, मौके या थ्रेट्स, स्पेशली आईटी कंपनीज को लेकर? जहाँ तक एआई का सवाल है, अगर मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचूं तो अगर एआई की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, तो वो एक स्लाइट नेगेटिव हो सकता है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज का एक जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो ये है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो बहुत ही लो है। अगर एआई की रिक्वायरमेंट्स फॉर एनर्जी और चिप्स की अगर हाई रहेगी, तो उस हिसाब से एआई को compete करना विद इंडियन आईटी कंपनीज थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, एंड इवन देन देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। अगर एआई की ओवरऑल एक्चुअली कॉस्ट काफी कम हो जाती है, तो ये एक स्लाइट नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स है ये अभी भी बहुत नए हैं और इस पे कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अदरवाइज मैं लॉन्ग टर्म सोचूं तो इंडियन आईटी कंपनीज को बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है एआई का, बट ये कॉस्ट फैक्टर के ऊपर फोकस रखना चाहिए एंड उसके ऊपर ध्यान देके आगे के नतीजों के हिसाब से कॉल लेना चाहिए। ठीक है नवीन जी, ये
बजट से पहले ना पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी चलते हैं, लेकिन इस बार वैसा कुछ दिखा नहीं हमें बाजार में। और पीएसयू एज अ स्पेस, चाहे वो बैंक्स हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, काफ़ी गिरावट झेली है। तो वैल्यूएशन वाइज अभी सही लग रहे हैं आपको? क्या बजट से पहले या बजट के बाद आपको लगना चाहिए आप एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? तक सवाल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर डिफेंस स्पेस की बात करें तो वो अभी भी महंगे हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें तो वो काफी सस्ते हैं। तो वेरी करता है क्या एरिया हम देख रहे हैं और क्या फोकस एरिया है। तो उस हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि जो पीएसयू बैंक्स है, इन जनरल मुझे लग रहा है कि बैंकिंग के वैल्यूएशंस काफी चीप है। जो मार्केट में जो डिपॉजिट के जो चैलेंजेस थे वो स्लोली स्लोली ईज आउट होंगे, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस अट्रैक्टिव हो सकता है और यहाँ से रिटर्न्स पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अच्छे बन सकते हैं। ठीक है नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब इतने अच्छी तरीके से देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। और निफ्टी की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिल रही है। क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और 198 अंकों की बढ़ोतरी 23,155 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। सर क्या स्ट्रैटेजी अब कल के लिए? देखिए, अब इसमें इशू क्या है, स्क्रीन कह रही है कि आप लॉन्ग कैरी करिए, दिमाग कह रहा है कि लॉन्ग मत कैरी करिए। दिमाग इसलिए कह रहा है कि लॉन्ग मत कैरी करिए क्योंकि फेड का डिसीजन आना है और वो काफ़ी बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो या तो चाहें तो आप बीच का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। अगर आप कैरी करना ही चाहते हैं तो अपनी पोजीशन को हेज कर लें। अब आप हेज कैसे करेंगे ये भी डिपेंड करता है। कुछ लोग पुट लेकर हेज करते हैं, पुट लेकिन बहुत महंगे हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ श्रेया, जैसे कल का 23,000 का मैं पुट देख रहा था, कल का, क्योंकि कल एक्सपायरी है। 23,000 का पुट कल का अभी भी 100 रुपये पर है। तो अब इशू क्या होगा इसमें, सपोज़ करिए आपने हेज कर लिया और आप ने वो पुट खरीद लिया, वो पुट दिखा दीजिए एक्चुअली। अब उसमें दिक्कत क्या होगी, हाँ देखिए ऑलमोस्ट 9400 रुपीज़ का है। अब दिक्कत क्या होगी कि आपने कर लिया मान लो लॉन्ग कैरी और साथ में ये पुट ले लिया, और अगर निफ्टी मान लो 100 पॉइंट नीचे खुला तो आपका दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा। निफ्टी पे के लॉन्ग पोजीशन पे भी नुकसान होगा और पुट लेने पे भी नुकसान होगा। दूसरी अप्रोच जो हेज करने की, जो थोड़ी सी बेटर अप्रोच होती है लेकिन उसमें मार्जिन काफ़ी लगता है, वो होता है अगर आप थोड़ी सी हायर लेवल की कॉल को बेच दें। फॉर एग्जांपल 23,300 की कॉल है, जैसे अगर 23,300 की कॉल को अगर आप बेच के हेज करना चाहें, इन दैट केस आपको 80 रुपये के करीब प्रीमियम मिल जाएगा। और इन दैट केस ये होगा कि अगर 200 सवा 200 पॉइंट तक की कल रैली होती है, इन दैट केस वो आपके लिए बेस्ट केस आउटकम होगा। वो अप्रोच हो सकती है। लेकिन अब अगेन कॉल बेचने के लिए आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप निफ्टी की पुट लेके हेज करें तो मार्जिन ऑब्वियसली कम लगता है, लेकिन 23,300 की एक बार कॉल भी दिखा दीजिए ज़रा एक बार, वो देखिए करीब करीब 78-80 रुपये पर है। या फिर अगर आप ये सब नहीं करना चाहते ना, जो मेरी अप्रोच होती है, आप कैरी मत करिए। मैक्सिमम क्या होगा, कल ये रैली कंटिन्यू करेगी। अगर तो ऐसा हुआ, मान लो आज यूएस मार्केट स्ट्रांग रहा, फेड ने भी ठीक ठाक बोल दिया, हो सकता है आपको 23,250 पर या 23,300 पर वापस री एंट्री करनी पड़ी। लेकिन आपके पास एक एटलीस्ट व्यू तो होगा कि मार्केट और चलने को तैयार है। लेकिन कल अगर उसके उलट हो गया तो मार्केट, क्योंकि इस मार्केट में ना ये कई बार ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि बस अब हो गया मार्केट, अब चलने को तैयार है। ये पूरा साल ऐसा रहने वाला है, पूरा साल, एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ तो ऐसे रहने वाले हैं जिसमें मार्केट इस तरीके के आपको स्विंग्स देगा बीच बीच में। तो मेरे ख्याल से उनको आप अभी निपटा दें। और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप, एक दिन की रैली से ना बॉटम नहीं बनता है। कभी ये मत सोचें कि बस ये एक दिन की रैली में सब कुछ ठीक हो गया। कल फ्रेश मौका मिलेगा आपको मार्केट में। और आज भी देखिए मार्केट ने आपको इंटरडे में बेहतरीन मौके दिए, एक से एक स्टॉक में मौके दिए, तो वो मेरे ख्याल से एक बेटर अप्रोच रहेगी। मेरी अप्रोच नॉर्मली होती है कि पोजीशन कैरी ना की जाए और अगले दिन फ्रेश व्यू लिया जाए। चलिए BTST ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा सर क्या कैरी करें कल के लिए? वेल, लगता तो है कि बाय करना चाहिए। स्टॉक का नाम है हैवेल्स इंडिया। सेटअप सही है, जो बार जनरेट हुआ वो भी सही है, बहुत स्ट्रेस्ड है ऑन द डाउनसाइड। एक मीन रिवर्जन का ट्रेड ले रहा हूँ। ट्रेड करा है 1529 पर, स्टॉप होगा 1515 पर, करीब 14 रुपए का। अपसाइड टारगेट 1560। हैवेल्स इंडिया सेफ बेट है। हैवेल्स अच्छी तेजी, 3.25% की तेजी, सेफ बेट। चंदन जी आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? ये देखिए, मैं कल के लिए एसआरएफ पे फोकस करूंगा। काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है। इनफैक्ट डेली, वीकली और अब ईयरली चार्ट का एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लगभग मेरे हिसाब से 36 महीने हो गए इस रेंज को ये कामकाज करते हुए। हल्का सा फॉलोअप हुआ तो कोई ना कोई ट्रिगर मिलते ही 15-20% की रैली बन सकती है। बट यस, BTST के हिसाब से ध्यान रखें, 2610 का स्टॉप लॉस है
2740 तक के अपसाइड आपको एसआरएफ में मिलने चाहिए। ओके, चलिए ये हो गया एसआरएफ पर एक व्यू। अब चलते हैं हम मानस के पास। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप साइड बटन का कंफर्मेशन है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 544 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 575 की टारगेट सेट करेंगे श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय। राजेश सातपुते जी, आप क्या पिक करें, BTST या STBT? TST श्रेया जी, मैं कमिंस इंडिया को लेके जाऊंगा। सुबह भी मैंने इस पे एक व्यू लिया था और अभी भी मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। मेरा इसका कल का टारगेट होगा करीबन 2920 का। 2840 चल रहा है, तो यहाँ पे बाय करें 2820 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए अब आशीष ख्याल के पास चलते हैं। आशीष, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? देखिए, ऊर्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड है और अच्छा खासा रिवर्सल और मोमेंटम आज के दिन 5% ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस अभी भी मार्केट में जो स्क्वीज होना बाकी है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट है जो 36 रुपीज का देखा जा सकता है, पीछे में स्टॉप लॉस है 32.50 का। ठीक है, ऊर्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। गौरांग जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, हाँ, लेकिन अगर मुझे एक क्षेत्र जहां पर आंकड़ों को लेकर के और अनुमानित आने वाले समय में सुधार को देख करके बजाज ऑटो पसंद आता है। 10,000 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम फीडबैक के लिए। यतिन, बताइए क्या फीडबैक मिला? आज डीलर्स वापस आ गए हैं अपनी डेस्क पे और यहाँ वॉल्यूम भी आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बाजार की एडवांस डिक्लाइन भी बढ़िया है। दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं उनमें रिजल्ट्स के बाद पर्टिकुलरली इंडियन बैंक पे डीलर्स फोकस कर रहे हैं। काफ़ी शानदार ओवरऑल एसेट क्वालिटी कंपनी की रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ BTST का ट्रेड लिया जा सकता है 550 से लेकर 555 के फेब सीरीज़ के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स भी एक काउंटर है जहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। डीलर्स को लगता है पोजिशनली 1500 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं और फरवरी सीरीज़ के लिए वो रेकमेंड कर रहे हैं खरीदारी की, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक फंड फ्लोज भी काफ़ी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ व्यूज़ डीलिंग रूम चेक से। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट बेट देखते हैं आज की। और आज मार्केट बेट काफ़ी शानदार रही है एक्चुअली, और आई एम अज्यूमिंग कि FNO में भी काफ़ी अच्छी रही होगी। बुलिश मार्केट बेट 74 में लॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग देखिए आप 123 में। खैर एक चीज़ समझिए, ये शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा आपको ज़्यादा दिखेगा क्योंकि अब हम अगली सीरीज़ में शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी नेट ओपन इंटरेस्ट कट होगा। उस वजह से 15 में शॉर्ट और 16 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। पहले लॉन्ग वाले स्टॉक्स लेकर आते हैं, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स पर आएंगे। लॉन्ग में TVS मोटर, PB फिनटेक, श्रीराम फाइनेंस, ICICI लोम्बार्ड और आदित्य बिरला कैपिटल दिखाई देंगे आपको। उसके बाद आते हैं शॉर्ट कवरिंग में CG पावर, KPIT, इंडियन बैंक, IEX और परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कहाँ बिल्डअप हुए आज? JSW एनर्जी और बॉश दोनों में अर्निंग्स के बाद, अंबुजा सीमेंट में अर्निंग्स से पहले, और बर्जर पेंट्स और इंडस टावर यहाँ पर भी आज शॉर्ट पोजीशन आपको देखने को मिली। और लॉन्ग अनवाइंडिंग की जहाँ तक बात है उसमें आपको दिखाई देंगे PNB, बायोकॉन, एशियन पेंट्स, डाबर और भारत फोर्ज। लगे हाथों एक बार बैन का अपडेट भी ले लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कल सीरीज़ का आखिरी दिन है और काफ़ी स्टॉक्स कल बैन में जाने की तैयारी करें। आज बैन में कोई स्टॉक नहीं था, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ये 5 स्टॉक बैन में होंगे। मन्नापुरम, महानगर गैस, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कल्याण ज्वेलर्स। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का बैन में जाना। कल्याण तो खैर इस पूरी सीरीज़ ऑलमोस्ट इसने बैन में बिताई है, अब 96% पोजीशनिंग के साथ बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। वरांग, हमने ऐसे कई बार बात की है इस बारे में और आपने हमेशा बोला है कि नहीं मैं टाइटन को प्रेफर करूँगा, लेकिन इस प्राइस पर क्या कल्याण में भी थोड़ा डैबल किया जाए या अभी भी अवॉइड है? अनुज भाई, प्राइस डैमेज बहुत हुआ था और इस प्रकार के प्राइस डैमेज के बाद अक्सर थोड़ा बहुत वो बताते हैं ना कि एक बॉटम बन जाता है और फिर एक बाउंस आपको मिलता है। मैं हमारी कवरेज में इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, लेकिन मैंने पहले भी कहा था सावधानी बरते तो ज्यादा मेरे ख्याल से समझदारी बात होगी। ठीक है, फार्मा सेक्टर में आज तेजी है चंदन जी देखिएगा, लेकिन डॉक्टर रेड्डी जो स्टॉक है ये डे लो के आसपास, हालांकि उतनी गिरावट देखने को मिल नहीं रही। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है डॉक्टर रेड्डी इसमें क्या करना चाहिए?
देखिए फार्मा की बात करें तो काफ़ी सिलेक्टिव काउंटर में रिकवरी है। कहीं न कहीं बाज़ार वापिस सिलेक्टिव मार्केट हेवीवेट्स काउंटर पे जा रहा है, जहाँ पे जैसा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, केमिकल सब में। तो डेक्टर रेडी तो अभी तक फिलहाल वीक लग रहा है। यदि बॉटम पिकिंग करना है तो मैं लुपिन या फिर दूसरे काउंटर की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर रेडी की बात करें तो वीकली चार्ट में लोअर टॉप, लोअर बॉटम है। उस हिसाब से रिकवरी हुई थी, उस हिसाब से वापस सेल ऑफ देखने को मिला। इनफैक्ट ये तो काउंटर ऐसा है कि 1205 के नीचे होल्ड कर जाए तो 1140, 1120 तक भी फिसल सकता है। ओके, मीनवाइल निफ्टी में अब एक और स्विंग आ रही है पॉजिटिव साइड की। देखिए मार्केट शायद डरने को बिल्कुल तैयार नहीं है 23,164 पर। बस एक ही दिक्कत है, कल का हाई और आज का हाई दोनों सेम है। बस एक इशू ये हुआ कि कल हम हाई पर टिक नहीं पाए, आज हम हाई पर टिके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और 23,165 यानी कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अब निफ्टी क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है 49,175 पर हम बैंक निफ्टी पर, यहाँ पर भी हम मोर और लेस कल के हाई के आसपास ही हैं। कल का हाई 49,200 समथिंग था आज, लेकिन आज हम बैंक निफ्टी पर भी डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहे हैं 49,180 पर। तो ये एक तरीके से क्लोज के हिसाब से अच्छा है बैंक निफ्टी के लिए। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी क्लोज आ रही हैं, एक बार आप लेकर आइए इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक। दो स्टॉक्स देखते हैं एक बार ज़रा। सुबह दोनों स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था, अब वापस मोमेंटम आ रहा है इन्फोसिस में एटलीस्ट, और कोटक महिंद्रा बैंक में भी अब 1922 पर। मानस, कोटक महिंद्रा बैंक में क्लियरली नंबर्स के बाद कुछ बदला है। एक ऐसा स्टॉक जिसकी हमने काफ़ी टाइम से चर्चा ही नहीं की थी, लेकिन अब क्लियरली बैंकिंग यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक। यहाँ पर क्या अब हम 52 वीक हाई की तैयारी करें? बिल्कुल, देखिए ये पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करने को स्टॉक बिल्कुल तैयार है। वीकली चार्ट पे 1950 पे एक रेजिस्टेंस है। पैटर्न जिस तरह के वीकली चार्ट पे बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 1950 को ब्रेक करके 2150 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में अगर एक ट्रेड लेना हो पोजिशनली, तो कोटक बैंक में 1859 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी चाहिए और टारगेट आपको 2150 के सेट करने हैं। बिल्कुल, सिर्फ 2% दूर है अभी अपने 52 वीक हाई से, अगेन जो इसने लगाया था सितंबर में। और देखिए ये एक और तरीका होगा स्टॉक्स चुनने का। अब आप देखिए कि कौन से स्टॉक्स ने सितंबर में 52 वीक हाई लगाए थे और उन्हें अब वो क्रॉस करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर में ही निफ्टी का 52 वीक हाई था। तो उस हिसाब से ये जो स्टॉक्स पहले अपने 52 वीक हाई को रिक्लेम कर रहे हैं मार्केट से पहले, वो अगले रन में नॉर्मली लीड करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार उन स्टॉक्स पर एम्फेसिस दे रहा हूं जो अपने सितंबर के 52 वीक हाइस को क्रॉस कर रहे हैं। उसी में एक नाम मैंने लिया था बजाज फाइनेंस का, और बजाज फाइनेंस की तो बात हमने एक्चुअली 7-8 दिन पहले भी की थी, जब वो पूरे स्टॉक्स का टेक्सचर हमने थ्रेड पे डिस्कस किया था। अगेन एक स्टॉक जिसने सितंबर में 52 वीक हाई लगाया था और अब उसको क्रॉस करने जा रहा है। तो ये एक तरीका होता है कि किस तरीके के स्टॉक्स को आपको अगले स्विंग के लिए तैयार करना। चलिए पंचनामा की बात करते हैं। जी हाँ, मार्केट का पंचनामा 335 पर शेयर में जुड़ेंगे आपके साथ। और आज सवाल, श्रेया बताइए कौन सा सवाल है? सर मार्केट का पंचनामा का सवाल लूँ उससे पहले मेरा एक सवाल से CDSL के ऊपर है। CDSL में दिसंबर में हाई लगाया था 1960 का CDSL ने, वहाँ से 37% करेक्ट हो चुका है। अभी क्या लग रहा है सर, अभी सही वक्त है फ्रेश बाइंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखिए एक चीज़ श्रेया समझ लीजिए आप, ये स्टॉक्स ना जिस तरीके से भागे थे उसमें अर्निंग सपोर्ट नहीं था, और इनमें से काफ़ी केसेस हैं जहां पर आपने पीक अर्निंग्स देखी हैं, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो CDSL हो। इसमें जो पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे वो पीक अर्निंग्स थे। पीक अर्निंग्स से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली पीक अर्निंग्स, लेकिन नियर टर्म में, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक्स भागे थे, अब आप इनके नंबर्स देखेंगे कि हाँ नंबर्स भी जस्टिफाई कर रहे हैं उनको, लेकिन उसके बाद जो सेबी के कदम आए उसके बाद, और उसके बाद जो मार्केट जिस तरीके से चेंज हुआ है, अब इनके नंबर्स अगले 2-3 क्वार्टर में उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये मेरा मानना है कि थोड़ा करेक्ट होने दीजिए इनको। CDSL को 800 पे आने दीजिए, BSE को 4,500 पे आने दीजिए, एंजल ब्रोकिंग को, चलिए एंजल मेरे को लगता है कि थोड़ा सा काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है अपने पिछले कुछ दिनों में, लेकिन CDSL और BSE को मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और करेक्शन होने की ज़रूरत है। और देखिए स्टॉक्स, एंजल भी दिखा दीजिए एक बार ज़रा। ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। आई थिंक अपने हाई से एंजल करीब 40-45% के करीब करेक्ट हो चुका है। ये तो खैर आज कम हुआ, आज तो सभी स्टॉक्स भागे, करीब 6% ये स्टॉक भागा है।
लेकिन अपने हाई से ये फिर भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। जैसे 3500 वाला आई थिंक 2000 तक आ चुका था, उस हिसाब से थोड़ा सा मेरे ख्याल से वेट करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है सर, अब पंचनामा का सवाल लेते हैं। अनुप्रिया जी पूछ रही है श्रीराम फाइनेंशियल पे आज बहुत सारे गेस्ट्स ने हमारे इस पे कॉल पे दिए हैं, कल भी तेज़ी आज भी तेज़ी, क्या इस लेवल पे एवरेजिंग करना चाहिए? एवरेजिंग मतलब क्या हाई पे लिया हुआ है इन्होंने, लो पे लिया ये हुआ? उन्होंने मेंशन तो नहीं किया, पूछ रहे हैं कि और ऐड कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने लो पे लिया होगा, क्योंकि श्रीराम में तो खैर अच्छी खासी रैली ही रही है। देखिए श्रीराम फाइनेंस कल का बिग स्टॉक भी था श्रेया। वैसे आप इसका एक चार्ट देखिए ज़रा एक बार, 6 महीने का श्रीराम फाइनेंस का। आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग NBFCs में से एक रही है ये। इंडेक्स में आने के बाद स्टॉक्स नॉर्मली करेक्ट होते हैं, जो श्रीराम फाइनेंस ने भी दिखाया था। मेरे ख्याल से अब वो करेक्शन पूरी हुई है यहाँ पर, और जो RBI का रुख रहा है उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से अब वापस आउट परफॉर्म करने को तैयार है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, इसके साथ साथ चोला भी देखें, क्योंकि चोला भी एक इसी कैटेगरी का स्टॉक है और एक अच्छी मैनेजमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। चोला ने आउट परफॉर्म किया है श्रीराम फाइनेंस को पिछले 6 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आई थिंक दोनों मेरे ख्याल से चॉइसेस रहेंगी आपकी, आप जो भी लेना चाहें, लेकिन दोनों स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो इवेंचुअली आपको अच्छा पैसा बना कर देंगे मेरे ख्याल से। ठीक है सर, दूसरा सवाल बहुत ही न्यूली लिस्टेड स्टॉक के ऊपर है, वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, और ये हमारे जो व्यूअर हैं उनका नाम बड़ा अच्छा है, महान आदमी जी पूछ रहे हैं बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? देखिए मेरा व्यू तो इन सब स्टॉक्स पर बहुत सिंपल है कि इनमें से कई स्टॉक्स को तो आप आगे जाके शायद पहचान भी ना पाएँ, उसमें खैर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से बेटर स्टॉक्स हैं मार्केट में। श्रेया क्यों ट्रबल्ड वाटर्स में जाना? अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप करेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हुई है। हाँ, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें तो वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको अगर हॉस्पिटैलिटी स्पेस में रहना ही है तो इंडियन होटल्स क्या बुरा है फिर मेरे ख्याल से, या फिर जो ITC का होटल बिजनेस लिस्ट हुआ है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ है, फिर वो ले लें। वेंटिव के साथ एक बस ये है कि एक दो इनके जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो JW मैरियट है पुणे वाला, लेकिन फिर भी मैं आई थिंक आई वुड प्रेफर मच स्ट्रॉन्गर नेम्स लाइक इंडियन होटल्स इन दिस स्पेस। चलिए अब बाकी के सवाल हम 335 पर लेंगे, लेकिन एक बार ज़रा वापस मार्केट को रिविजिट करते हैं और काफ़ी शानदार मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं एक बार ज़रा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा अब यहाँ पर डे हाई पर बंद होने की तैयारी। हालांकि गेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोमेंटम ठीक ठाक है यहाँ पर भी, महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी, और ये स्टॉक भी अब 2% के गेंस के साथ। गाबा सर, M&M कोई व्यू होगा इस स्टॉक पर? M&M का चार्ट तो बढ़िया है, इनफैक्ट आज बाई सिग्नल भी जनरेट हुआ था सुबह और लग रहा था कि एक अप मिलेगा, और मेरे हिसाब से ये टारगेट करीब 3050, 3100, 3150 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। वेरी गुड चांस। स्टॉप का 2850, शायद मैंने ये स्टॉक मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, यस आई थिंक किया हुआ, तो यस अप मूव ऑन है महिंद्रा का तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट गाबा सर को। मानस जी, आप भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए, भारतीय एयरटेल डे लो के आसपास क्लोज करने की तैयारी फिलहाल, लेकिन स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी हमें। क्या लग रहा है, भारतीय एयरटेल में बने ही रहना चाहिए या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखिए कोई बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, 100-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है, इसलिए अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 1574 का स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर की तरफ 1650 पे रेजिस्टेंस है, तो अगर फ्रेश खरीदारी करना हो तो 1650 के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक बार जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट, आज स्टॉक करीब 4% ऊपर, और यूपीएल में भी अच्छे मूव्स आए। ग्लेनमार्क फार्मा में बहुत शानदार मोमेंटम, सन फार्मा में बहुत शानदार मोमेंटम। इनफैक्ट आज एक बार निफ्टी फार्मा देखते हैं, क्योंकि कल निफ्टी फार्मा में काफ़ी पिटाई हुई थी, आज फार्मा इंडेक्स में भी अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, और ये इंडेक्स भी इस समय ऑलमोस्ट डे हाई के करीब ही है। सन फार्मा में अच्छे मूव्स, निफ्टी फार्मा देखिए करीब 2.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए फटाफट अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके की क्लोज रही। निफ्टी करीब 1% ऊपर 216 पॉइंट के गेंस के साथ। बैंक निफ्टी 2.5% ऊपर, थोड़ा कम गेंस थे बैंक निफ्टी में रिलेटिवली। निफ्टी IT में शानदार मोमेंटम था, आज 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हुई यहाँ पर, करीब 3.25%।
मिड कैप इंडेक्स 2.25% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत ही शानदार रैली थी, करीब 3.5%, और ड्यू भी थी। ये काफ़ी समय से स्मॉल कैप इंडेक्स वन वे कैपिचुलेट कर रहा था। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार, 2125 बढ़ने वाले शेयर, 350 गिरने वाले शेयर, मतलब 6:1 का एडवांस डिक्लाइन रहा। सेक्टोरल ब्रेथ देखते हैं एक बार किस तरीके की रही, उसके बाद निफ्टी की ब्रेथ पर आएंगे। सिर्फ एक FMCG इंडेक्स था जो रेड में था, करीब 0.5%। उसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी। सबसे ज़्यादा तेज़ी थी आज रियल एस्टेट इंडेक्स में, जो सबसे ज़्यादा हाई बीट आया, 0.3% ऊपर था ये। उसके अलावा PSU इंडेक्स में 2% की रैली थी। कैपिटल गुड्स इंडेक्स यहाँ BHEL का सहारा था, 0.3% ऊपर रहा। निफ्टी IT 0.3% ऊपर, निफ्टी ऑटो 1.5% ऊपर, फाइनेंशियल्स 1% ऊपर, मेटल्स में 2% की रैली, फार्मा में करीब 2% की रैली, और निफ्टी बैंक करीब 0.5% ऊपर रहा। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ मारुति एक स्टॉक था जिसमें थोड़े से लॉसेस थे, करीब 1.5%। भारती, ITC और ब्रिटानिया, यहाँ पर भी थोड़े लॉसेस थे, लेकिन सबसे ऊपर श्रीराम फाइनेंस सेकेंड डे रनिंग 4% ऊपर, BEL 3.5%, टाटा मोटर्स 3.5%, ट्रेंट, SBI लाइफ, विप्रो, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, HDFC लाइफ, कोल इंडिया, JSW स्टील, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कुल मिलाकर निफ्टी बंद हो रहा है 220 पॉइंट के गेंस के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छे गेंस थे। बजाज फाइनेंस नंबर से जस्ट पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% के मूव्स, TCS में करीब 1.5% के मूव्स, और उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, नेस्ले और ICICI बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर अच्छे गेंस थे। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट के लिए फाइनली एक अच्छा दिन आपको देखने को मिला श्रेया, और 200 पॉइंट के गेंस के साथ हम फाइनली क्लोज करते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्लोजिंग आज के सत्र में देखने को मिली, 200 अंक ऊपर निफ्टी क्लोज होते हुए। और कल की ट्रेडिंग पर नज़र रहेगी, कैसे क्या कुछ एक्शन कल भी देखने को मिलता है बाजार में। लेकिन ऐसे मूड माहौल में आपके जहन में कोई भी सवाल हो आपके पोर्टफोलियो को लेकर या फिर आपके स्टॉक्स को लेकर, आप मार्केट के पंचनामा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़िए, यूट्यूब, X, ट्विटर, साथ ही जो कि X हो चुका है, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। चलिए फिर एक शो को यहाँ समाप्त करेंगे, और जैसे ने कहा 3:35 जुड़िए मार्केट के पंचनामा में। कल पूरी टीम के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में, और 8 बजे मुनाफे की तैयारी।